अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, वेलकम टू बैक माय चैनल नाविल साहब। हम लोग का जो पिछला नावल था महबूब नज़र, जिनकी 2 अक़सात मैं अपने चैनल पे दे चुकी थी, मगर किसी वजह से राइटर ने यूट्यूब पे अपलोड करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से मैंने उस नावल के लिए जो उसे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ख़ास करके मैंने अपना एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है। अगर जिसे भी वो नॉवेल पढ़ना है तो मुझे मैसेज करें, मुझे डीएम करें। अगर जितनी मुझे रिक्वेस्ट आएगी, अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो मैं उसके आगे की जितनी भी एपिसोड होगी वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड की जाएगी। और उसके लिए मेरी जो लिंक जो मैंने पोस्ट की है व्हाट्सएप चैनल की, उस पर जाके वो लिंक से जुड़ जाए। चलिए जी, अब बढ़ते हैं इस नावल की तरफ। ये जो हमारा नावल है अल्लाह के वास्ते है, इस कलम उमर शफीक कुरैशी। चलिए जी, बढ़ते हैं इस नावल की। आज ये हमारी चौथी किस्त की जानिब। अनादिल गप से ग्राउंड में बैठी शाइस्ता का इंतजार कर रही थी, मगर वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनादिल, अब बस भी कर दो यार, मैं यहाँ बैठ बैठ कर थक चुकी हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो आज आएगी। वो लोग पिछले आधे घंटे से वहाँ बैठे शाइस्ता का इंतजार कर रहे थे। मरियम इंतजार करते करते उकता चुकी थी। बस थोड़ी देर और। अनादिल की नजरें कॉलेज की गेट पर ही जमी थी। अब ऐसी भी क्या बात करनी है तुमने? थोड़ी पे हाँ जमाए। मरियम बेजारियत से गोया हुई। बहुत जरूरी बात है यार। नजरें अपनी गेट की जानिब भी थी। लो आ गई। अनादिल भागती हुई गेट की तरफ गई। मरियम ने भी इसकी पैरवी की। कहाँ थी तुम? इतना लेट क्यों आई हो? तुम्हें पता है दिल ने मुझे पिछले आधे घंटे से तंग कर रखा है कि शाइस्ता साहिबा कब तशरीफ लाएगी। मरियम ने अपना सारा गुस्सा शाइस्ता पर निकाला। सॉरी, मैं लेट हो गई, शाइस्ता ने माजरत खाना अंदाज में कहा। वैसे खैरियत, मेरा इंतजार क्यों हो रहा था? शाइस्ता ने सवाली नजरों से अनादिल की तरफ देखा। तुम्हें बताने के लिए कि तुम गलत हो। अनादिल ने एक तंजिया मुस्कुरा शाइस्ता की तरफ उछाली। क्या मतलब? शाइस्ता ने नासमझी से पूछा। कहीं बैठकर बात करते हैं। अनादिल अपने कदम ग्राउंड की जानिब बढ़ा दिए और इन दोनों ने भी इसकी पैरवी की। हाँ बताओ, मैं कहाँ गलत हूँ? अब वो तीनों ग्राउंड में बने एक बेंच पर बैठ गई। तुमने मुझे कहा था कि उस लड़की के चेहरे पर जो कशिश है वो नमाज की है ना? अनादिल की बात पर शाइस्ता ने इस बात में सर हिलाए और मरियम के भी कान खड़े हो गए। तुम गलत थी शाइस्ता। अनादिल की आंखों में गहरी चमक थी। मतलब? अगर ये कशिश नमाज की थी तो मुझे तुम्हारे चेहरे पे ये कशिश क्यों नजर नहीं आती? तुम तो 5 वक्त की नमाजी हो, बल्कि तहज्जुद गुजार भी हो। अनादिल की बात पर शाइस्ता का चेहरा एक लम्हे के लिए फक पड़ गया और अनादिल ने बहुत दिलचस्पी से इसके तासुरात का जायजा लिया। मान लो शाइस्ता की नमाज में कोई कशिश नहीं। शाइस्ता को खामोश देख अनादिल चैलेंजिंग अंदाज में गोया हुई। ये कशिश नमाज की है अनादिल? चंद लम्हों के खामोशी के बाद शाइस्ता मुस्कुराई, जबकि मरियम को इस बेरब्त गुफ्तगू में बिल्कुल दिलचस्पी न थी, लिहाजा वो उठकर वहां से चली गई। अनादिल और शाइस्ता अपनी गुफ्तगू में इतनी मगन थी कि इन्हें मरियम की गैर मौजूदगी की खबर तक न हुई। अच्छा, तो फिर ये कशिश मुझे तुम्हारे चेहरे पे क्यों नजर नहीं आती? अनादिल का लहजा अब भी चैलेंजिंग था, क्योंकि हो सकता है वो लड़की इस सिरात में मुझसे आगे हो। क्या मतलब? कौन सी सिरात? अनादिल की मुस्कुराहट एकदम सिमटी थी। उसने नासमझी से शाइस्ता की तरफ देखा। सिरात मुस्तकीम। शाइस्ता के लहजे में नरमी थी। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि हम सभी एक सिरात के मुसाफिर है। ये एक कठिन और तवील सिरात है अनादिल। हम होश संभालने से लेकर कब्र तक इस सिरात के मुसाफिर होते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि हम सब मुख्तलिफ जगह पर खड़े हैं। कोई आगे, कोई दरमियान में, तो कोई पीछे और कोई बिल्कुल किनारे पर, जैसे कि तुम खड़ी हो। कुछ देर की खामोशी की नजर हुई। वो दोनों एक दूसरे को देख रही थी। शाइस्ता की आंखों में सुकून था और अनादिल की आंखों में इज़्तिराब। अगर तुम्हें भी अपने चेहरे पर वो कशिश चाहिए तो तुम्हें इस सिरात पर अपने कदम बढ़ाने होंगे अनादिल। ये कहकर शाइस्ता उठ खड़ी हुई और इसने अनादिल से भी चलने के लिए कहा। अनादिल का सारा मूड खराब हो चुका था। वो तो शाइस्ता को गलत साबित करना चाहती थी, मगर शाइस्ता ने इसे ही लाजवाब कर दिया। शादी में अब चंद ही रोज बाकी रह गए थे। तैयारियां अपनी उरूज पर थी, मगर अनाविया बेचारी को अब भी किचन से छुट्टी नहीं मिली थी। घर में काम करने के लिए बहुत से मुलाजिम मौजूद थे, मगर खाना अनाविया ही बनाती थी, क्योंकि इस घर के मकीन सिर्फ उसी का हाथ का बना हुआ खाना पसंद करते थे। अपिया, ये दिल कहाँ है? अब भी वो किचन में रात का खाना की तैयारी कर रही थी कि जब मोइज किचन में दाखिल हुआ। अपने कमरे में अनाबिया ने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया।
खैरियत तो है ना? जब से कॉलेज से वापस आई अपने कमरे में ही है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? मुइज़ को परेशानी हुई क्योंकि वो अनादिल की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो तो पूरा दिन उछलती कूदती रहती थी, एक जगह टिक कर बैठना तो इसकी शान के खिलाफ था। तबीयत तो ठीक है मगर मूड सख्त खराब है। क्यों? क्या हुआ? आज टेस्ट था इसके कॉलेज में, बस इसी वजह से। आटा गूंथते हुए अनाबिया लापरवाही से गोया हुई। तो क्या टेस्ट अच्छा नहीं हुआ? अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, अनाबिया ने तंजन कहा। हैरत की बात है दिल, दिल तो हमेशा ही अच्छे नंबर लाती है। मुझे इसको वाकई अफसोस हुआ। पूछो तो सही कितने नंबर आए हैं? अनाबिया ने मुस्कुरा कर कहा। कितने? मुइज को अनाबिया की मुस्कुराहट की वजह बिल्कुल समझ न आई। 50 में से पूरे 48। अब मेरी बहन को समझ नहीं आ रहा कि ये 2 नंबर गए कहाँ। मुइज एक लम्हे के लिए बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उफ, ये दिल भी ना। मुइज ने मुस्कुराकर सर झटका। असल गम इस बात का नहीं है कि 48 नंबर क्यों आए। असल गम तो इस बात का है कि एक लड़की के 49 नंबर आए हैं। ये तो बहुत बड़ा गम है। चले फिर मैं इसकी अयादत करके आता हूँ। ये कहकर वो फौरन से बाहर चला गया और अनाबिया लफ्ज अयादत पर खुल कर हंसी थी। अनादिल हाथ में न जाने कौन सी किताब पकड़ा पलंग पर बैठी थी, तभी मोइस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इन दोनों के दरमियान इतनी फ्रैंकनेस तो थी कि वो बगैर इजाजत के एक दूसरे के कमरे में दाखिल हो जाते थे। मोइस इसके पास आकर बैठ गया और इसने अपने चेहरे को अफसरदा बनाने की भरपूर कोशिश की। दिल, बहुत अफसोस हुआ मुझे, तुम अगली बार पूरे नंबर ले लेना ना। मोइज, इस सिदरा की बच्ची की हिम्मत कैसी हुई मुझसे ज्यादा नंबर लेने की। अनादिल रोहान सी हुई। इसकी इस हालत में मोइज को हंसी तो बहुत आई मगर इसने खुद ही अपनी हंसी का गला घोटा क्योंकि इस वक्त हंसना अपनी मौत को दावत देना था। बिल्कुल, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दिल से ज्यादा नंबर लेने की, है ना? वो रोती ने को थी। अच्छा चलो छोड़ो, मुंह ठीक करो अपना, हम कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अनादिल ने मुंह बनाए कहा। चलो ना यार। मुइज के अनादिल के कहने मुइज ने अनादिल के हाथ से किताब छीनते हुए कहा। इसके इस तरह छीनने की वजह से किताब का सफ़ा थोड़ा-सा फट गया, जिस पर मुइज़ ने बेख्तियार थूक निगला। यानी अब इसकी खैर नहीं, मेरी किताब। अनादिल को सदमा हुआ। तुमने मेरी किताब फाड़ दी? नहीं, जानबूझकर नहीं किया मैंने। मुइज़ ने अटकते हुए अल्फाज अदा किए और साथ ही साथ वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उल्टे पाँव कमरे से बाहर जाने लगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं ज़राफ़ा। अनादिल किसी बिखरी हुई शेरनी की तरह इस पर झपटी थी। अब मंजर कुछ यूं था। मुइज़ आगे भाग रहा था, अनादिल उसके पीछे। मैं जानबूझकर नहीं किया, मुइज़ ने भागते हुए कहा। तुम आज बच जाओ मेरे हाथों से। अब वो दोनों भागते हुए बाहर लाउंज में आ चुके थे। वहां लाउंज में तमाम घर के अफराद बैठे चाय पी रहे थे। क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो? इशफाक साहब ने तहम्मुल से पूछा क्योंकि घर के सब मकीन ही इन दोनों की इस लड़ाई के आदी थे। चचा जान, इसने मेरी किताब फाड़ दी। अनादिल ने इशफाक साहब को शिकायत लगाई। झूठी, सिर्फ एक सफा फटा है, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा। मुइज़ ने फौरन सफाई पेश की। लड़की कुछ तो शर्म करो, इस तरह जवान लड़कियां भागते हुए अच्छी लगती हैं क्या? मुसर्रत बेगम ने मुंह की जाफिया बिगाड़े कहा, जिस पर अनादिल ने कोई जवाब न दिया। अभी वो सिर्फ और सिर्फ मुइज़ को सबक सिखाना चाहती थी, जबकि अनाबिया की मुस्कुराहट छुपाए बहुत दिलचस्पी से सामने का मंजर देख रही थी और अनाया बजाय तो फोन में मसरूफ थी मगर इसके कान इसी तरफ थे। अरे अरे, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? जीशान अभी अभी लॉन्च में दाखिल हुआ था। इन दोनों को इस तरह लड़ते देखकर वो परेशान हो गया था। जीशान भाई। और जीशान को देखते ही अनादिल का सब्र जवाब दे गया था। वो भागकर जीशान की गले लगी। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया को? जीशान ने इसे खुद से लगाए पूछा। अनादिल जीशान की लाडली थी और अनाया मोइज की। इसने मेरी किताब फाड़ दी। अनादिल ने रोते हुए मोइज की तरफ इशारा किया। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं अपनी गुड़िया को नई किताब दिला दूंगा। ज़ीशान ने अनादिल के सर पर बोसा देते हुए कहा। और इसे नहीं डांटेंगे? अनादिल ने मासूमियत से मुंह बनाया। मुइज़, ज़ीशान ने मुइज़ को मसनूई घूरी से नवाजा। सॉरी सॉरी, मैंने जानकर नहीं किया। मुइज़ ने डरने की एक्टिंग की। बस गुड़िया, अब ये तुम्हें तंग नहीं करेगा। ज़ीशान के लहजे में बेइंतहा प्यार था। वो अनादिल और अनाया को अपनी बहनों की तरह चाहता था और इसे कहिए कि मुझे शॉपिंग पर लेकर जाए, मुझे जूते खरीदने हैं। अनादिल ने बहुत लाड़ से कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, मुइज़ कल ही दिल को शॉपिंग पर लेकर जाना। ज़ीशान ने मोइस को तंबी की। आखिर जरूरत ही क्या है जूते खरीदने की? वो है ना इसके भारी बुलडोजर नुमा जॉगर्स जो ये हमेशा पहनती है, बस वही पहन लेगी शादी पर भी। मोइज ने अनादिल को छेड़ा। ज़ीशान भाई, चचा जान देख लिया आप इसे। अशफाक साहब जो कब से इनकी नोक झोंक से महजूज हो रहे थे, अनादिल के मुखातिब करने पर वो चौंके। मोइज,
मत तंग करो मेरी बेटी को। अशफाक साहब ने मोइज को टपटा। जो हुक्म सरकार। मोइज ने एक हाथ अपने सीने पे रखे ताबेदारी से सर झुकाया। इसके इस अंदाज पर अनादिल समेत सब हंस दिए। वो सब हमेशा ऐसे ही खुश रहते थे सिवाय जीशान के। अनाविया की शादी ने इन सब की खुशी को चार चांद लगा दिए थे, मगर वो सब इस शादी के साथ आने वाले तूफान से बेखबर थे। 8 में 2020 सारा घर फूलों की खुशबू से महक रहा था। ढोलक की ताल पर सब लड़कियां नाच रही थी। हर तरफ खुशी का समा था। सामने स्टेज पर अनाबिया और जवाद बैठे थे, हरे रंग के लहंगे में फूलों की ज्वेलरी पहने। हल्के फुल्के मेकअप में अनाबिया बहुत हसीन लग रही थी, मगर जवाद की नजरें सामने डांस करती अनादिल पर ही जमी थी। पीले और गुलाबी रंग के लहंगे में दुपट्टे को पिंस की मदद से एक तरफ सेट किए नेट के जालीदार बाजू से नुमाया होती दूधिया रंगत और बालों का हल्का सा कल की वो सीधे जवाद के दिल में उतरी थी। आज जवाद और अनाबिया की मेहंदी थी। मेहंदी के फंक्शन का इंतजाम भी घर के लॉन में ही किया गया था और ये अनाबिया की ख्वाहिश थी, जिस पर अशफाक साहब ने कोई एतराज ना किया। मोइज और अनादिल साथ में डांस कर रहे थे और आसपास बहुत सी लड़कियां भी नाच रही थी। तभी मोइज ने आकर अनाबिया को डांस के लिए उठाया और अनादिल ने जवाद को। अब वो सब साथ मिलकर डांस कर रहे थे। तभी अनादिल ने किसी लड़की के कान में कुछ कहा और वो वहां से चली गई और जवाद भी इसके पीछे चला गया। सब नाचने और हल्ला गुल्ला करने में इतने मगन थे कि किसी ने भी जवाद की गैर मौजूदगी को महसूस न किया। अनादिल को कमरे में जाता देख जवाद भी इसके पीछे गया। अनादिल अपना फोन कमरे में भूल गई थी। फोन उठाते ही अनादिल ने शाइस्ता की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स देखी, जिस पर उसने गुस्से से फोन को ऑफ कर दिया। शाइस्ता अपनी किसी कजन की शादी पर हैदराबाद चली गई थी, जिस पर अनादिल ने इससे सब नाराज थी, मगर मरियम मेहंदी पर जरूर आई थी। जवाद ने कमरे के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा लॉक कर दिया। दरवाजे की आवाज पर अनादिल फौरन से पलटी। जवाद भाई, आप यहाँ? कुछ चाहिए था आपको? जवाद को अपने कमरे में देखकर अनादिल को हैरत का शदीद झटका लगा। हाँ, चाहिए तो सही, जवाद पानी ख्यास लहजे में कहता अनादिल के मजीद करीब हुआ, जिस पर अनादिल के 2 कदम पीछे हटे, जबकि इसका दिमाग इसे कुछ गलत होने का सिग्नल्स दे रहा था। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। ये कहकर नादिल अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए ही थे कि जवाद इसे बाजू से खींच के अपने करीब किया। इस गैर मुतवक्का हरकत पे अनादिल बौखला गई। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। अनादिल ने खुद को इसकी गिरफ्त से आजाद करवाना चाहा, मगर ये इतना आसान न था। मेरी बात सुनो दिल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, मगर ये मानने को तैयार ही नहीं है। ये सिर्फ तुम्हें चाहता है। जवाद की बात सुनकर अनादिल के पैरों तले जमीन ही निकल गई। आज उसकी बहन की मेहंदी थी और कल शादी, और इसकी बहन का होने वाला शौहर इसे इज़हार मोहब्बत कर रहा था। देखो मेरी बात सुनो, मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें, हम शादी कर लेते हैं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, बस एक बार तुम हाँ कर दो। जवाद की बात पर अनादिल के पूरे बदन में गुस्से की लहर दौड़ गई। इसने पूरी कुव्वत से अपने आप जवाद की गिरफ्त से छुड़वाया और एक जोरदार तमंचा इसके मुंह पे दे मारा। चटाक, शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे साथ इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए? अच्छा, वो जो आज ही तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। तुम जैसा घटिया शख्स मेरी बहन के काबिल ही नहीं है। अनादिल ने जवाद के मुंह पर थूका। तेरी ये जुर्रत कि तुम मुझ पर थूके। अनादिल की इस हरकत पे वापस से बाहर हो गया। जवाद ने एक झटके से अनादिल को बिस्तर पे धक्का दिया। आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। ये कहकर जवाद ने अनादिल का दुपट्टा खींचकर दूर फेंका। दुपट्टा को पिंस की मदद से सेट किया गया था। इस तरह खींचने से कंधे से इसकी शर्ट के बाजू का कुछ हिस्सा फट चुका था। वो भी इसे धक्का दिए इस पर झुका था। वो अब वो मुकम्मल तौर पर जवाद की गिरफ्त में थी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। अब वो मुसलसल मज़ाहमतें करती अपना वजूद छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी। कोई है, प्लीज मेरी मदद करे। अनादिल की आवाज डेक की तेज आवाज में कहीं दब सी गई थी और वही वैसे भी तमाम लोग लॉन में मौजूद थे, जिस वजह से कोई भी इसे नहीं सुन पा रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर थूकने की? मैं यहाँ इज़हार मोहब्बत कर रहा हूँ और तू? जवाद पर इस वक्त शैतान सवार था, बल्कि वो खुद भी किसी शैतान से कम नहीं था। इसने अनादिल की दोनों कलाइयां थाम रखी थी। बहुत जोर से पकड़ने की वजह से कलाइयों में पहनी चूड़ियां बुरी तरह से टूटी थी। चूड़ियों के कुछ टुकड़े अनादिल के बाजू में पेवस्त हो गए। दर्द की एक शदीद लहर इसके जिस्म में दौड़ी। चूड़ियां सिर्फ अनादिल को ही नहीं चुभी थी, बल्कि जवाद के हाथ में भी लगी थी। आह! दर्द की वजह से जवाद की गिरफ्त एक लम्हे के लिए ढीली पड़ी
और बस अनादिल इसी लम्हे का फायदा उठाते हुए पूरी कुव्वत से जवाद को पीछे ढकेला था। अब वो भागते हुए दरवाजे की तरफ गई। इसने फौरन दरवाजा खोला और बाहर की जानिब भागी। जवाद भी इसके पीछे भागा था। वो अपना लहंगा संभालती अंधाधुंध लाउंज की तरफ भागी थी। सामने जीशान और अशफाक साहब बात करते हुए आ रहे थे। अनादिल को इस हालत में देखकर इन दोनों को ही सख्ता हुआ, बिखरे हुए बाल, उजड़ी हुई हालत और एक कंधे से नीम बरहना होता बाजू जीशान ने फौरन से नजरें फेर ली। अशफाक साहब ने आगे बढ़कर इससे अपनी चादर उड़ाई। वो इनकी गले लगकर फूट फूट कर रोती। अनादिल की हालत चीख चीख कर इस पर बीते जुल्म की दास्तान सुना रही थी। दिल, क्या हुआ, किसने ये सब? अशफाक साहब ने बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा किए। जवाद भी अनादिल के पीछे लॉन्च में आया। सामने जीशान और अशफाक साहब को देखकर वो खौफजदा हो गया। जवाद को देखकर अनादिल ने इसकी तरफ इशारा किया। कुछ बोलने की सकत अब कहा थी इसमें। अनादिल के इशारा करने की देर थी कि जीशान ने आगे बढ़कर जवाद को गिरबान से पकड़ा था। अब वो इसे जमीन पे धक्का दिए मुसलसल इसको लातों और हाथों से मार रहा था। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन की तरफ देखने की? जीशान गुस्से से पागल हो चुका था। बेटा, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? अशफाक साहब की बात पर अनादिल ने नफी में सर हिलाया। वो इनकी बात में छुपे हुए मफहूम को अच्छी तरह समझ चुकी थी, जिस पर अशफाक साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। किरण मेहंदी का थाल लेने घर के अंदर आई थी और सामने का मंजर देखकर इसकी आंख खुल गई। वो मुइज और जीशान की खालाजाद कजन थी। वो भागकर बाहर की तरफ गई। वो अंदर जीशान भाई जवाद को मार रहे हैं। किरण ने बाहर आते ही ऐलान किया था, जिस पर सब घर घबरा कर अंदर की जानिब भागे। अब देखते ही देखते सारा खानदान अंदर जमा हो चुका था। जवाद के माँ बाप ने आकर उसे जीशान की गिरफ्त से छुड़वाया था। जीशान किसी सूरत जवाद को बख्शने का इरादा नहीं रखता था। मुइज ने बहुत मुश्किल से उसे रोका था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने दिल की तरफ देखा भी कैसे? जीशान का चेहरा गुस्से से लाल था। गुस्सा तो मुइज को भी बहुत था, मगर इसने अपने गुस्से पर काबू पाया था। क्यों? तुम्हें क्यों इतनी आग लग गई है? कि इसने तुम्हें भी तो अपनी खूबसूरती के जाल में फांस नहीं रखा? जवाद की बात पर तमाम घर वालों के चेहरे गुस्से से सुर्ख हुए। बकवास बंद करो। जीशान को छोड़कर अब मुइज जवाद पे झपटा था। ये बकवास नहीं, सच है। ये लड़की तो है ही बद किरदार। जवाद ने अपनी जबान से जहर उगला था, जिस पर अनादिल तड़प उठी थी। सब घर वालों के बाद अब अनाबिया भी अंदर दाखिल हुई थी। अनाबिया को देखकर जवाद भागकर इसकी तरफ गया था। बिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो अपनी बहन की करतूत, ये तो कब से मेरे पीछे पड़ी थी है। हालांकि मैंने इसे समझाया भी है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ, मगर ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मैं तुम्हें छोड़कर इससे शादी कर लूं, और आज इसने मुझे कमरे में बुलाया और फिर मेरे साथ। जवाद एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, जबकि अनादिल ने कर्ब से अपनी आंखें मूंद ली। वो अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर इसकी जबान इसका साथ न दिया। छी, आगे तो मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। अनादिल ने नजर उठा के इर्द गिर्द देखा। आज वो बेकसूर होते हुए भी मुजरिम बनी थी। वो सारी दुनिया के सामने तो मुजरिम बन सकती थी, मगर अपनी बहन के सामने हरगिज नहीं। अब वो मजीद यहाँ रुक नहीं सकती। इसमें इतनी हिम्मत न थी वो अपनी बहन की आंखों में अपने लिए नफरत देखे। इसके कदम खुद ब खुद आगे उठे थे। अब वो भागती हुई अपने कमरों में गई थी। वो भागती हुई अपने कमरे में गई थी। अनाया, मरियम इसके पीछे भागे थे। बिया, मेरी बात का यकीन करो, इसने मुझे बरगलाने की भरपूर कोशिश की, मगर जब मैंने इनकार किया तो इसने जानबूझकर अपनी ये हालत बना ली। बिया, तुम सुन रही हो ना? जवाद ने इसे बाजू से थामा था। अब ये मैं तो कहूंगी एक बार सोच ले। अब ये मुझे क्या मसला है, ये अहम नहीं, बल्कि आप अपने बारे में सोचे। अनादिल की कहे हुए जुमले अनाबिया की कानों में गर्दिश करने लगे। इसने एक झटके से जवाद की गिरफ्त से अपने आप को छुड़वाया और इसे खुद से दूर धकेला था। दफा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ, वो चीखी थी। बिया, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। मुझे अपनी बहन पे पूरा भरोसा है। मेरी बहन बद किरदार नहीं है। अनाबिया का सर चकराने लगा था। इससे पहले कि वो गिरती किरण ने आके बर वक्त इसे संभाला था। मुइज, पुलिस को फोन करो। अशफाक साहब ने मुइज को हुक्म सादिर किया। नहीं नहीं, अशफाक साहब ऐसा मत करे। जवाद के माँ बाप ने इनकी मिन्नत की थी। वो अच्छी तरह जानते थे कसूर इनके बेटे का ही है। मैं शर्मिंदा हूँ जो कुछ भी हुआ। नुदरत बेगम ने सर झुकाए शर्मिंदगी से कहा, ठीक है, फिर आप अपने बेटे को लेकर यहाँ से तशरीफ ले जाए। अशफाक साहब भी अपने घर की इज्जत को थाना कचहरी में नीलाम नहीं कर सकते थे। चलो, नुदरत बेगम जवाद को घसीटते हुए वहां से ले गई। इनके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तमाम मेहमान भी जाने लगे। अब सिर्फ चंद करीबी रिश्तेदार ही बाकी रह गए थे। अनाबिया सर झुकाए सोफे पे बैठी थी, जबकि आंसू मुसलसल बह रहे थे। हाय बेचारी अनाबिया, अब कौन करेगा इससे शादी? शगुफ्ता बेगम, जो मुसर्रत बेगम की बहन थी, उन्होंने मसनूई अफसुर्दगी से कहा।
आखिर इस लड़की से कौन शादी करता है जिसका होने वाला शौहर एक रात पहले उसकी बहन के साथ। शगुफ्ता बेगम ने एक बार फिर इनके जख्म पर नमक छिड़का था, जिस पर अनाबिया ने सख्ती से आंखें मींच ली। बस कर दे आप, ये वक्त नहीं इन बातों का। जीशान चाह कर भी खामोश न रह सका। मुझे चुप करवाने से क्या होगा? हकीकत तो यही है ना कि अब बेचारी सारी जिंदगी अपनी बहन का किया भुगतेगी। दिल ने कुछ नहीं किया, इसने तो मुझे कई बार जवाब के बारे में बताया था, मगर मैं ही नहीं समझ सका। मुइज ने नादिल की हिमायत की थी, जिस पर शगुफ्ता बेगम मुंह बनाकर खामोश हो गई। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी साथी का इंतखाब नहीं कर सका। अशफाक साहब ने शर्मिंदगी से आगे बढ़कर नादिया के सर पे हाथ रखा, जिस पर इसने इनका हाथ पकड़कर नफी में सर हिलाया था। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें बहन, अनाबिया की शादी होगी, बल्कि आज ही होगी। इनकी बात सुनकर सबने हैरत से इनकी तरफ देखा। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी अनाबिया मेरी बेटी बनकर इसी घर में रहे, मगर फिर अचानक ये रिश्ता और मसरत की जिद ने मुझे बेबस कर दिया। मगर आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अनाबिया का निकाह आज ही होगा, बल्कि अभी होगा। बेटा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अशफाक साहब की बात पर अनाबिया नफी में सर हिलाए। वो उनके बाप की जगह थी और भला अनाबिया इन्हें कैसे इनकार कर सकती थी? मोइस, तुम मौलवी साहब को फोन करो, वो सब तो ठीक है, मगर निकाह होगा किससे? मोइस के सवाल पर सब घर वालों ने भी अशफाक साहब की तरफ देख देखा था। वो सब यही सवाल पूछना चाहते थे जीशान से। जीशान का नाम सुनकर जहां सब घर वालों को सकता हुआ था, वही जीशान गिरते गिरते बचा था, जबकि अनाबिया को भी शदीद झटका लगा था। वो इनकार करना चाहती थी, मगर इसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो अशफाक साहब को इनकार कर सके। इसने अपने दिल को समझा लिया था कि जीशान खुद ही इससे इनकार कर देगा। जीशान, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? जीशान साहब तो किसी और ही दुनिया में थे। मोइस की कहानी मानने पे वो होश में आया था। कोई एतराज है तुम्हें? अशफाक साहब का लहजा सख्त था। वो किसी सूरत इनकार नहीं सुनना चाहते थे। मैं मुझे हाँ हाँ नहीं नहीं। जीशान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर बोल क्या रहा है। मुझे एतराज है और मैं हरगिज ये शादी नहीं होने दूंगी। जीशान को इस वक्त अपनी माँ किसी विलन से कम नहीं लगी थी। ये कहकर वो तन फन करती अपने कमरे में चली गई और शगुफ्ता बेगम भी इनके पीछे आई थी। ये क्या बेवकूफी है मुसर्रत, उन्होंने कमरे में आते ही नाराजगी से कहा। मैं हरगिज इन तीनों बहनों में से किसी को भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मुसर्रत बेगम ने इन्हें अपना फैसला सुनाया। पागल मत बनो, अनाबिया बाकी दोनों से मुख्तलिफ है। पूरी जिंदगी दबके रहेगी और चुपचाप सारे घर के काम भी करती रहेगी, और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे काबू में रहेगा। कहीं बाहर से बहू लाओगी तो न जाने लड़की कैसी हो, इस जीशान को तुमसे दूर ही ना कर दे। शगुफ्ता बेगम की बात पर वो गहरी सोच में पड़ गई। और सबसे अहम बात, बिजनेस में इन तीनों बहनों का भी हिस्सा है। अगर अनाबिया तुम्हारी बहू बन जाती तो इसका हिस्सा भी जीशान के पास ही आएगा। मसरत बेगम को अपनी बहन की बात ठीक लगी थी, भला आखिर ना चाहते हुए भी मसरत बेगम ने हामी भर ली। मरियम और अनाया के कमरे का दरवाजा बचा बचा कर थक चुकी थी, मगर अना दिल दरवाजे का खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे ख्याल से इसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। मरियम की बात पर अनाया ने इस बात में सर हिलाया, और वैसे भी इसे अनाबिया की फिक्र हो रही थी, न जाने वो कैसी होगी। लाउंज में आते ही इन दोनों की नजर निकाह खां पे पड़ी, जो कि अनाबिया और जीशान का निकाह पढ़वा रहा था। अनाया एहतजाज करना चाहती थी, मगर अगर अनाबिया ही खामोश थी तो फिर इसके एहतजाज का क्या फायदा। निकाह के बाद मुइज ने जीशान के कान में सरगोशी की। ये तो फुल फिल्म सीन हो गया यार, जिस पर जीशा ने इसे आंखें दिखाई थी। अनाबिया की तबीयत काफी खराब थी। अनाया इसे कमरे में लेकर गई। एनी, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दम घुट रहा है, अनाबिया ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा। अभी मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। अनाया वाकई परेशान हो गई। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे टेरेस पर ले जाओ, थोड़ी देर खुली हवा में सांस लूंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। जी। अनाया अनाबिया को टेरेस पर ले गई। आप ठीक है ना? अनाया ने फिक्रमंदी से पूछा, जिस पर अनाबिया ने इस बात में सर हिलाया। अब वो वाकई बेहतर महसूस कर रही थी। बिया कहाँ है? अनाबिया को अपने कमरे में ना देख जीशान परेशान हो गया। टेरेस पर कमरे में मौजूद किरण से इसने अनाबिया का पूछा। अब वो तेजी से जीने फलांग टेरेस के जानिब बढ़ गया। मुझे अनाबिया से अकेले में बात करनी है। टेरेस पर पहुंचते ही जीशान ने अनाया से कहा, अभी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं इन्हें इस हालत में अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा रही। अनाया को जीशान से इस वक्त सख्त जहर लग रहा था। एनी, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। अनाबिया की बात पर अनाया को शदीद हैरत हुई और वो जीशान को घूरती हुई वहां से चली गई। जीशान चलकर अनाबिया की तरफ आया, जबकि अनाबिया की नजरें झुकी हुई थी। तुम ठीक हो? जीशान के पूछने की देर थी, अनाबिया फूट फूट कर रो दी। लिया, चुप हो जाओ प्लीज। जीशान ने आगे बढ़कर इसे खुद से लगाया था।
अनाबिया की आंसू सीधा जीशान के दिल पर गिरे थे। क्या बहुत चाहती थी तुम उसे? जीशान ने बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा किए। अनाबिया को जवाब के लिए इस तरह रोते देखकर जीशान को बहुत अजियत पहुंची थी। किसे? जीशान से अलग होते अनाबिया ने नासमझी से पूछा। जवाद को। जीशान की आंखों में बेबसी थी। नाम मत ले उसका। अनाबिया की आंखें एकदम सुर्ख हुई। इसके लहजे से नफरत साफ झलक रही थी। मैं उस जैसे कमजोर शख्स के लिए क्यों रोऊंगी? अनाबिया की आंखों में नाराजगी दर आई। जबकि अनाबिया की इस बात पर जीशान के बेचैन दिल को करार आया था। वो समझ चुका था वो अनादिल की वजह से रो रही है। मैं तो आपके लिए रो रही हूँ। मेरे लिए? जीशान की आंखें हैरत से फैल गई। मुझे माफ कर दे जीशान, मैं निकाह से इनकार नहीं कर सकी, मगर आप तो कर सकते थे ना। फिर क्यों आपने खुद पर उस लड़की पे जुल्म किया? जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें यूं बीच राह में अकेला नहीं छोड़ा जाता। अनाबिया की बात पर जीशान के लबों पर जानदार मुस्कुराहट नमूदार हुई, मगर अनाबिया की अगली बात पर इसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। लेकिन मैं आप दोनों के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी। आप दूसरी शादी कर ले। जीशान एक लम्हे के लिए बिल्कुल सुन हो गया। मैं खुद आपकी शादी करवाऊंगी। अनाबिया ने एक अज़्म से कहा। आज हमारा निकाह हुआ और तुम मुझे दूसरी शादी के मशवरे दे रही हो। जीशान को लगा शायद इसे सुनने में कोई गलती हुई है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ मैं खुद आपकी दूसरी शादी करवाऊंगी। जीशान तो बस इसे देखता ही रह गया। अभी दोनों के अभी इन दोनों के निकाह को 2 घंटे भी नहीं हुए थे और अनाबिया साहिबा अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने पर तुली थी। तुम मेरी दूसरी शादी करवाओगी? जीशान को अपनी समातों पर बिल्कुल यकीन आया। जी बस आप प्लीज चुप कर शादी मत कीजिएगा, जैसे हसन ने की थी। कौन हसन? बहुत सोचने पर भी जीशान को बिल्कुल याद ना आया कि वो इस नाम के किसी शख्स को जानता है। वो ड्रामे में इसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी। जबकि वो किसी और को पसंद करता था, उसने छुप कर उसकी शादी कर ली। फिर जब बाद में सबको पता चला तो उसे घर से निकाल दिया था। आपको भी निकाल देंगे। प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। जीशान का सर घूमने लगा था। वो इसे अच्छा खासा जिद कर रही थी। बिया, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि ये फजूल ड्रामे मत देखा करो। जीशान ने दांत पीसते हुए अपने गुस्से पर काबू किया। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम जानती हो मैं किससे मोहब्बत करता हूँ? जीशान की आंखों में सिर्फ मोहब्बत थी, मगर अफसोस के अनाबिया इस मोहब्बत को समझने से कासिर थे। जीशान की बात पे अनाबिया ने नफी में सर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो मेरी कजन है। जीशान आज किसी भी सूरत अनाबिया को अपने दिल के हाल से आगाह करना चाहता था। किरण। किरण के नाम पर वो अच्छा खासा बदमजा हुआ। उसने नफी में सर हिलाया। फिर इकरा भी। जीशान ने एक बार फिर भी जारिया से नफी में सर हिलाया। अमारा, जैनब, सोहा और भी वो न जाने कौन कौन से नाम ले रही थी। अच्छा बस। जीशान अब मजीद अपनी मोहब्बत की तौहीन बर्दाश्त न कर सका। मैं तुम्हें एक और हिंट देता हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ मेरे साथ इसी घर में रहती है। अब वो इससे बड़ा हिंट नहीं दे सकता था। क्या? चंदा में सोचने के बाद वो तकरीबन चीख उठी थी और जीशान ने शुक्र अदा किया कि आखिरकार इस पागल को समझ गए। आपको शर्म आनी चाहिए जीशान। आप तो दिल को अपनी बहन कहते हैं। चुप, एकदम चुप। खबरदार जो तुमने अब कोई फजूल बात की तो। जीशान ने दुश्तगी से इसकी बात काटी। इसका दिल चाह कि वो अपना सर किसी दीवार में दे मारे। बिया, मासूमियत की भी हद होती है। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ मेरी शादी उसी से हुई है और वो तुम हो बिया। अनाबिया ने चौंका जीशान की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली थी। जीशान की आंखों में मोहब्बत थी और अनाबिया की आंखों में बेयकीनी। एक लम्हे के लिए सब रुक सा गया। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। अनाबिया जीशान की नजरों की तपिश बर्दाश्त न कर सकी और नजरें झुका गई। जबकि जीशान इसकी इस हरकत से बहुत महसूस हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं। चंद सानियों की खामोशी के बाद अनाबिया मिनमिनाई थी, जबकि नजरें अभी भी झुकी हुई थी। तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है बिया? जीशान उसका हाथ थामते हुए नरमी से कहा। जबकि अनाबिया को पहली बार इसकी आवाज इतनी सहरंगेज लगी थी। इसने तो कभी भी जीशान के बारे में इस तरह नहीं सोचा था, मगर आज वो कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। सच कहते हैं निकाह के 2 बोल में बहुत ताकत होती। अगर आप वाकई मुझसे शादी करना चाहते थे तो आज से पहले कभी क्यों इकरार नहीं किया? करना चाहता था बिया, मगर बहुत देर कर दी मैंने। अनाबिया का हाथ अब भी जीशान की गिरफ्त में था और अनाबिया ने इसे छुड़वाने की कोशिश नहीं की थी। अच्छा तो फिर आपने रुखसती से इनकार क्यों किया? अनाबिया ने नजर उठाकर शिकवा किया था। इसके शिकवे पर वो मुस्कुराए। वो इसलिए क्योंकि अभी ये मेरे करियर की इब्तिदा है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी में शामिल करूँ
तो मैं तब तक एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका हूँ। जीशान ने नरमी से उसका हाथ दबाते हुए कहा, जिस पर नाबिया ने मुस्कुराकर एक बार फिर नजरें झुका ली। वैसे अगर तुम रुखसती चाहती हो तो मैं बाबा से बात कर लेता हूँ। जीशान को शरारत सूझी। नहीं, अनाबिया गड़बड़ाकर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाया। जीशान इसके चेहरे के बदलते तासुरात को देखकर बहुत महसूस हुआ था। मुझे जाना है। अभी अनाबिया ने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि इसका सर बुरी तरह चकराया था। जीशान ने आगे बढ़कर वक्त से थामा। तुम ठीक तो हो ना बिया? इसके चेहरे पर परेशानी साफ आया थी। हाँ, ठीक हूँ। तो तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे दिल के पास जाना है, इसे मेरी जरूरत है। तुम इसकी फिक्र मत करो, एनी और मरियम है ना, वो इसे संभाल लेगी। तो मेरे साथ चलो। जीशान इसे जबरदस्ती कमरे में ले गया। कुछ देर में डॉक्टर साहब आए। उन्होंने अनाबिया का चेकअप किया। टेंशन की वजह से इसका बीपी हाई हो गया था। डॉक्टर ने इसे दवा दी। अब वो आराम कर रही थी। दिल, प्लीज दरवाजा खोल दो यार। मरियम ने एक बार फिर मिन्नत की। निकाह के फौरन बाद वो वापस यहाँ आ गई थी। अब अनाया और किरण भी वहां पहुंच चुकी थी। क्या हुआ, नहीं खोल रही? अनाया की बात में मरियम ने नफी में सर हिलाया। कहीं खुदकुशी तो नहीं कर ली? किरण की जुबान फिसली। नहीं, मेरा मतलब है कि जिन लड़कियों के साथ ये सब कुछ होता है फिर यही करती है ना। अनाया और मरियम के घूरने पर वो थोड़ा घबरा गई। पहली बार दिल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, दिल मरने वालों में से नहीं बल्कि मारने वालों में से है। अनाया ने आगे बढ़कर किरण को सख्ती से बावर करवाया। अंदाजा ऐसा था कि बस अब इसे कच्चा चबा जाए। और तीसरी बात, अब की बार मरियम इसके करीब हुई। तुम्हें दिल की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसकी फिक्र करने के लिए हम मौजूद हैं। ठीक है, मुझे क्या, मैं तो जा रही थी। इन दोनों के मुसलसल घूरने पर वो बड़बड़ाते हुए चली गई। अनादे बिस्तर पे औंधे मुंह लेटे तकिए में सर्दी जार कतार रो रही थी। दिल, प्लीज दरवाजा खोल दो। मरियम ने एक बार फिर इल्तिजा की। चले जाओ, सब चले जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो चीखी थी, जबकि इसकी आवाज सुनकर मरियम और अनाया दोनों को ही तसल्ली हुई, क्योंकि इसने पहली बार किसी बात का जवाब दिया था। मेरा ख्याल है चलते इसे कुछ वक्त अकेले रहने देते हैं। अनाया के कहने पर वो दोनों थक हार कर वापस चली गई। मुसलसल रोने की वजह से इसकी हिचकियां बन चुकी थी। कुछ याद आने पर अब वो हिम्मत जमा करके बिस्तर पर बैठी थी। बिस्तर के साथ मेज पर ही शहजाद साहब की तस्वीर पड़ी थी। इसने कपकपाते हाथों से तस्वीर उठाई, बहुत मोहब्बत से इस पर हाथ फेरा। बाबा, आप क्यों क्यों मुझे छोड़कर चले गए? इसकी जुबान लड़खड़ाई थी। आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? तस्वीर को सीने से लगाए वो एक बार फिर रो दी। मैंने कुछ नहीं किया बाबा। तस्वीर को अपनी गोद में रखे वो पागलों की तरह अपने बाप को यकीन दिलाने लगी। आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? क्यों? अगर आप आज यहाँ होते तो मेरे साथ ये सब ना होता। मैं इस तहमत के साथ जिंदा नहीं रह सकती बाबा। मैं अपनी बहन की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। रोने की वजह से एक बार फिर इसकी हिचकियां बंद कर चुकी थी। मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? वो अपने हाथों से अपना सर पकड़े मुसलसल रो रही थी। बेटा, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो मौजिजे करता है और मौजिजे की जिंदा मिसाल कुरान की सूरत में कयामत तक मौजूद रहेगी। अपने बाप की कही हुई बात आज उसके कानों में गूंजने लगी। वो एकदम चौंकी और अपने आंसू साफ किए। बाबा, आप अल्लाह से कहें ना कि वो कोई मौजज़ा कर दे, उसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसे कहें ना मेरे माथे से दाग हटा दे। अब वो मुकम्मल तौर पर तस्वीर पर झुकी हुई थी। बाबा, प्लीज अल्लाह से कहें ना, आप तो बहुत नेक थे ना। प्लीज कहें ना। पूरे कमरे में इसकी सिसकियों की आवाज गूंजी थी। अल्लाह, अल्लाह प्लीज मेरी मदद कर दे। अब अपने बाप को छोड़कर सीधे अल्लाह से मुखातिब हुई थी। इंसान को वैसे अल्लाह याद आए ना आए, मगर तकलीफ के वक्त उसे लाजमी वो याद आता है। और अनादिल को भी आज खुदा याद आया था। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मगर तू मेरा भी तो रब है ना। ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर दे। अब वो ऊपर छत की तरफ देखते मुसलसल इल्तिजा कर रही थी। अच्छा ठीक है, हम डील कर लेते हैं। हाँ, हम डील कर लेते हैं। मैं सारी जिंदगी तेरी इबादत करूंगी, नमाजें पढ़ूंगी, रोजे भी रखूंगी, खैरात भी करूंगी। बस बस तू मेरे माथे से ये बदकिरदारी का दाग हटा दे। अब वो अपने आंसू साफ किए अल्लाह से सौदा कर रही थी। अल्लाह जी प्लीज प्लीज। एक बार फिर इसकी हिचकियां बन चुकी थी। इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, मगर वो फिर भी इल्तिजा कर रही थी। कोई मौजज़ा ही कर दे, ए मेरे रब, कोई मौजज़ा ही कर दे। इस रात वो अल्लाह के मौजज़े की भीख मांग रही थी, और ऐसा मौजज़ा जिससे इसकी पाकिज़गी साबित हो जाए। इस रात अनादिल की पाकिज़गी तो साबित नहीं हुई थी, मगर
कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने अनादिल की रूह तक को झंझोड़ कर रख दिया था, कुछ ऐसा जो उसे अल्लाह के करीब ले गया। इस रात सिर्फ अनादिल ही नहीं सिसक रही थी, कोई और भी था जिसकी सिसकियों ने अर्श तक को हिला दिया। वो था शयान मीर। अस्पताल की इस छोटी सी बदनुमा मस्जिद में बिलखता हुआ शयान मीर, भिखारियों की तरह भीख मांगता हुआ वजूद। वो पिछले कई घंटों से रो रहा था, बिलख रहा था। मुसलसल रोने की वजह से इसका गला खुश्क हो चुका था, मगर वो फिर भी सजदे में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था, ए मेरे रब, ए रहमान, ए रहीम, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तेरी ही इबादत की है, सिर्फ तुझे ही सजदा किया, तेरे लिए रोजे रखे, तेरे लिए सदका किया, मैंने सब किया। ए मेरे मालिक, मैंने हमेशा तेरा शुक्र अदा किया, कभी नाशुक्री नहीं की। ए मेरे रब, आज मैं तुझसे अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। वो सजदे में गिरा गिड़गिड़ा रहा था, ए अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। तू जानता है इस पूरी दुनिया में मेरी माँ के सिवा कोई नहीं, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझ पर रहम कर, ए मेरे मालिक, मेरी माँ को बचा ले। मैं वादा करता हूँ सारी जिंदगी सजदे में पड़ा रहूंगा, सारी जिंदगी तेरा एहसानमंद रहूंगा। वो जमीन पर नाक रगड़ते भीख मांग रहा था, तभी अरमान ने आकर इसका कंधा थपथपाया। वो एकदम से सजदे से उठा था। क्या हुआ, अम्मी ठीक है ना? इसने घबरा कर पूछा, जबकि दिल बहुत बेचैन था। डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। अरमान ने सी नजरें चुराई थी, जबकि शायान ने इसके तासुरात पर बिल्कुल तवज्जो न दी। इसे इस वक्त सिर्फ अपनी माँ की फिक्र थी। वो एक झटके से उठा था, फौरन से बाहर की जानिब भागा। अरमान भी इसके पीछे गया था। क्या हुआ, मेरी माँ ठीक है ना? आंखों में उम्मीद की किरण लिए उसने डॉक्टर से पूछा था, जबकि डॉक्टर की नजरें झुकी हुई थी। क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? शायान का दिल एक लम्हे के लिए बंद हुआ था। आई एम सॉरी मिस्टर शयान, शी इज नो मोर। शयान के कदम लड़खड़ाए थे। इसे लगा जैसे किसी ने इसे जलते कोयलों पर ला खड़ा किया हो। साद और अरमान दोनों ने बर वक्त इसे संभाला था। झूठ, झूठ, मेरी माँ को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वो किसी बिखरे हुए भेड़िए की तरह डॉक्टर पर झपटा था। अरमान और साद ने बहुत मुश्किल से इसे रोका। आप प्लीज संभाले इन्हें, डॉक्टर ये कहकर चला गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जमीन पर बैठता चला गया और वो बच्चों की तरह दहाड़े मार मार कर रो रहा था। अरमान और साद ने इसे संभालने की भरपूर कोशिश की, मगर शैन को संभालना इतना आसान न था। वो रोते रोते थक चुकी थी, इसका सर अब फटने के करीब था। हाँ, तू क्यों मेरी मदद करेगा? तू क्यों मेरे लिए मुआजिज़े करेगा? तू मेरा खुदा थोड़ी है, तू सिर्फ उन्हीं का खुदा है जो तेरी इबादत करते हैं। सब झूठ बोलते हैं। बाबा भी झूठ बोलते थे, शाइस्ता भी झूठ बोलती है। अल्लाह कोई मुआजिज़ा नहीं करता और नमाज में कोई कशिश नहीं है। वो चीख रही थी, तू ना कर मेरी मदद, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। वो एक अज़्म के साथ वो बिस्तर से उठी थी, जबकि चादर अभी भी अच्छी तरह ओढ़ी हुई थी। अब वो उठकर बिल्कुल शीशे के सामने खड़ी हुई, जबकि आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। आज पहली बार इसे अपनी खूबसूरती से नफरत हुई थी। अब वो अपना कपकपाता हाथ अपने चेहरे के हर अज़ू पे फेर रही थी, कभी होठ, कभी आंखें, कभी गाल। ये सब कुछ इस चेहरे की वजह से हुआ ना? तो ठीक है, आज मैं ये चेहरा ही मस्क कर दूंगी। अनादिल ने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की जानिब बढ़ गई। अब वो तेज तेज कदम उठाती किचन की जानिब बढ़ गई। किचन में पहुंचते ही इसने सामने पड़ा चाकू उठा लिया। अब वो चाकू को अपने चेहरे के करीब ले गई। मम्मा कहती है सुकून सिर्फ और सिर्फ नमाज में है और तमाम मुश्किल का हाल सिर्फ और सिर्फ कुरान में। और मम्मा कहती है कुरान पढ़ने से सुकून भी मिलता है। इससे पहले कि वो खुद को कोई नुकसान पहुंचाती, एक बच्ची की आवाज इसकी समातों से टकराई। इसने वो चाकू फौरन से चादर के अंदर छिपा लिया। अब वो पलटी, दिल आपी, आप यहाँ? असल में घर में शादी हो रही है ना, इसलिए हमने सोचा कि हम किचन में आकर सबक याद कर लेते हैं। उनके मालिक के बेटे थे। एक बच्चा तकरीबन 12 साल का था और दूसरा तकरीबन 7 साल का। बड़े बच्चे के हाथ में सिपारा और वो अपने छोटे भाई को नसीहत कर रहा था। अनादिल मरे मरे कदम उठाती इन बच्चों तक आई और 12 साल के बच्चे के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने बहुत प्यार से उसका दाया गल थपथपाया। आपकी मम्मा झूठ बोलती है ना तो नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है और ना ही कुरान पढ़ने से। ये कहकर वो उठ गई। आप अभी वो वापस पलटी ही थी। एक बार फिर उस बच्चे की आवाज इसके कानों से टकराई। मेरी मम्मा झूठ नहीं बोलती। शायद इस बच्चे को अपनी माँ के हवाले से ये बात पसंद नहीं आई थी। अली की बात पर अनादिल की आंखें एकदम सुर्ख हो गई। इसने वापस मुड़ के इस बाजू से दबोचा और चाकू चादर से बाहर निकाल लिया। अच्छा, तो तुम्हारी मम्मा झूठ नहीं बोलती है ना?
अब वो चाकू अली के करीब ले गई, जिससे देखकर दोनों बच्चे बुरी तरह सहम गए। अली अली का छोटा भाई हमजा फौरन वहां से भाग गया, जबकि अली अनादिल की गिरफ्त में था। वो इस वक्त अपने होश हवास में न थी। अगर कुरान पढ़ने से वाकई सुकून मिलता है तो फिर पढ़ो इसे, मैंने कहा पढ़ो। इसकी आवाज में इतनी गरजदार थी कि अली बुरी तरह से डर गया। अगर कुरान पढ़ने से सुकून मिलता है तो फिर कुरान सुनने से भी सुकून मिलता होगा, है ना? चलो शाबाश, पढ़ो इसे, मैं भी तो देखूं आखिर कितना सुकून मिलता है। वो चाकू अली के मजीद करीब ले गई, जबकि अली को इसकी इस हरकत की बिल्कुल समझ नहीं। अनादिल तो ऐसी हरगिज न थी, बल्कि वो लोग तो साथ में खेलते भी थे। मैंने कहा पढ़ो। अनादिल एक बार फिर चीखी थी, जिस पर अली ने डरते डरते सपारा खोला, और जो भी सफा खोला इसने गैर दानिस्ता तौर पर आयात पढ़ना शुरू कर दी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नबिय्यु कुल वज़्की व बनातिका व निसाई। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 59। आयत पढ़ने के बाद इसने नजर उठाकर अनादिल की तरफ देखा। मिला तुम्हें सुकून? हाँ बोलो, मिला तुम्हें सुकून? अब वो अली को झिंझोड़कर पागलों की तरह से पूछ रही थी, जिस पर अली ने डरते हुए इस बात में सर हिलाया, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब इसे अनादिल की गिरफ्त से रिहाई मिल जाएगी। मगर अनादिल की गिरफ्त तो मजीद सख्त हो गई थी। कैसे मिला तुम्हें सुकून? हाँ बोलो, कैसे? मुझे तो नहीं मिला। तो फिर तुम्हें कैसे? बताओ, मुझे क्या समझ आई तुम्हें? हाँ बोलो, मुझे भी समझाओ। वो एक बार फिर फुट फुट कर रो दी। अली को अनादिल का इस तरह से रोना बिल्कुल बर्दाश्त न हुआ। उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आई कि कुरान को तर्जुमे से पढ़ना चाहिए। इसके हाथ में तर्जुमे वाला सिपारा था। वो बच्चा था, इसे लगा अनादिल को सुकून चाहिए। अब अगर इसे कुरान सुनने से सुकून नहीं मिल रहा तो शायद तर्जुमा सुनने से मिल जाएगा। ये सोचते ही अली ने जो आयत पढ़ी थी उसने उस आयत का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। ए नबी, अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करे। उसे बहुत जल्द इनकी शिनाख्त हो जाए करेगी, फिर न सताई जाएगी, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। आयत सुनने की देर थी कि अनादिल के हाथ से चाकू घिरा था। इसकी गिरफ्त एकदम ढीली पड़ी थी। इसने आगे बढ़कर इस बच्चे के हाथ से सिपारा छपटा था। मतलूबा आयत के मिलने पर वह कपकपाते हाथों के साथ उंगली रखी आयत का तर्जुमा पढ़ रही थी। तुमने जानबूझकर ये आयत पढ़ी है ना? अब वो अली की तरफ देखकर पूछ रही थी। नहीं यहाँ पे, मैंने तो वैसे ही कोई भी सफा खोलकर आयत पढ़ दी। अनादिल का सर चकराने लगा। वो आयत नहीं थी, वो शीशा था जो पिघला कर इसके कानों में डाला गया था। हाथ में सिपारा लिए वो जमीन पर बैठती चली गई। अब इसने अब सिपारा गोद में रख लिया। चादरे शिनाख्त मोमिन औरतें फिर न सताई जाएगी, फिर न सताई जाएगी, फिर न सताई जाएगी। इसके दिमाग में आयत के अल्फाज गर्दिश कर रहे थे। इसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। आज इसके साथ जो कुछ भी हुआ ये आयत इसी की अक्कासी कर रही थी। अली अनादिल के करीब आया और इसने अपना एक हाथ अनादिल के दाएं गाल पर रखा और बहुत नरमी से कहा, आप ही, अब तो मिल गया ना सुकून। ये कहकर वो वहां से चला गया, जबकि अली के अल्फाज से वो तड़प उठी थी। एक जबरदस्त चाबुक उसके जमीर पर लग चुका था। इसे अपने इर्द गिर्द अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा और देखते ही देखते वो होश और आवाज से बेगाना हो गई। दिल दिल क्या हुआ तुम्हें? मरियम भागकर इसकी तरफ आई थी। वो अनादिल को कमरे में देखने गई थी, मगर इसे वहां ना पाकर वो परेशान हो गई। भागकर वहां लॉन्च में आई। अब वो पागलों की तरह इसे इधर से उधर ढूंढ रही थी। तभी इसकी नजर किचन में बेहोश अनादिल पर पड़ी। वो भागकर इस तक आई। इसने अनादिल को उठाने की कोशिश की, मगर वो होश में ना आई। इसने शोर मचाकर सब घर वालों को इकट्ठा किया। थोड़ी देर में सब वहां मौजूद थे। मोइज अनादिल को उठाकर कमरे में ले गया। बेहोश होने के बावजूद भी इसने एक हाथ से बहुत मजबूती से सिपारा थाम रखा था। अरमान और साथ ने शयान के वालिद शाहनवाज मीर को कॉल करने की भरपूर कोशिश की, मगर वो फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भला आखिर रात हुई रुकैया बेगम की तदफीन कर दी गई। ये शयान का फैसला था। अगर उसके बाप के पास फोन उठाने तक का टाइम वक्त नहीं था तो फिर वो क्यों अपनी माँ की मैयत को इस बेइस इंसान के लिए इंतजार करवाएं। तदफीन के बाद सब जा चुके थे। वो अकेला कब्र के पास बैठा बहुत आराम से बहुत मोहब्बत से मट्टी पे हाथ फेर रहा था। अरमान और साथ इसके साथ रुकना चाहते थे, मगर शयान ने ये कहकर इन्हें वहां से जाने का लिए कहा कि वो अपनी माँ की कब्र पे कुछ वक्त अकेला गुजार न चाहता है, और अरमान और साथ ने इसे भी कुछ देर के लिए अकेला
छोड़ दिया। कब्र के पास बैठे से वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। इसे खबर तक न हुई कि कब रात से सुबह हो गई। वो सफेद कुर्ता पजामे में मलबूस था, बाल बिखरे हुए थे और वो हर जुमे को सफेद कुर्ता पजामा पहनता था। फिर जुमे की नमाज के बाद अपनी माँ के पास बैठता, इन्हें कुरान की तिलावत सुनाता था और इसका भी अब भी यही इरादा था, मगर इसकी माँ की हालत अचानक से मजीद बिगड़ गई। वो इन्हें अस्पताल ले आया, मगर वो इस बात से अनजान था कि आज उसकी माँ की जिंदगी का आखिरी दिन है। सूरज की किरणें इसे होश की दुनिया में वापस लाई। आज जिंदगी में पहली बार शयान ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी। वो शिकस्त खोर हालात में लड़खड़ाते कदमों से उठा और वो सड़कों में पागलों की तरह अकेला घूम रहा था। तभी सड़क पर पड़े एक पत्थर से इसे बुरी तरह ठोकर लगी। वो जमीन पर गिरा था। इसने उठने की कोशिश भी नहीं की। सड़क पर बैठे इसने अपनी आंख बरसाती आंखों से आसमान की तरफ देखा। अब तो खुश है ना तू? हाँ, क्या मांगा था मैंने तुझसे? सिर्फ अपनी माँ की सलामती, इसकी जिंदगी। अरे सब छीन लेता मुझसे, सब कुछ, ये दौलत, ये शौहरत, सब कुछ, लेकिन मेरी माँ को मुझसे ना छीनता। वो चीखा था। अब वो लड़खड़ाते कदमों से खड़ा हुआ था, जबकि चेहरा अब भी आसमान की तरफ था। मैंने सारी जिंदगी तेरी इबादत की, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि मैं तेरे लिए रोजे रखे, क्योंकि ऐसा करने के लिए भी मेरी माँ ने कहा था। मैंने तेरे लिए सदके दिए, ये भी मेरी माँ ने कहा था। लेकिन आज मेरी माँ खत्म, तो सब खत्म। सुबह सुबह का वक्त होने की वजह से तकरीबन सड़क खाली थी। वह इक्का दुक्का गाड़ियां मौजूद थी, किसी की भी नजर शयान पर नहीं पड़ी थी वहां। और अगर कोई वहां देख भी लेता तो इसे पागल ही समझता। शयान ने पागलों की तरह सड़क के किनारे पर पड़े कुछ पत्थर इकट्ठा करने शुरू कर दिए। फिर पत्थर पत्थर इकट्ठा करने के बाद इसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। मेरी माँ खत्म, तो सब खत्म। शयान ने एक पत्थर पूरी कुव्वत से आसमान की तरफ उछाला था। आखिर आज के बाद मैं तुझे कभी सजदा नहीं करूंगा। शयान ने चीखते हुए एक और पत्थर आसमान की तरफ उछाला था। सुन रहा है ना तू? सुन ले, आज के बाद मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। अब वो पागलों की तरह आसमान पर पत्थर बरसा रहा था। एक पत्थर वापस आकर माथे पे लगा। इसके माथे से खून रसने लगा, मगर वो हर चीज से बेनियाज मुसलसल पत्थर बरसा रहा था। आज के बाद शयान मीर का अल्लाह से कोई वास्ता नहीं। वो पूरी कुव्वत से एक बार फिर चीखा था। सड़कों की खाक छानने के बाद बलाखिर वो अब घर पहुंचा था। इसकी जूती टूट चुकी थी, कपड़ों पर जगह जगह मिट्टी लगी थी, माथे पर खून अब भी जम चुका था, मगर इसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। वो फैसला कर चुका था कि अब इसे क्या करना है। वो सो अंगारा आंखों के साथ किचन में दाखिल हुआ। इसने एक तरफ पर मिट्टी की तेल की बोतल उठा ली। अब वो तेजी से जीने फलांगता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में आकर वो एक मेज के सामने रुका, जहाँ पर बहुत सलीके से जायनमाज तय करके रखी हुई थी। इसने जायनमाज उठाई और अपने कमरे की बालकनी में आकर इसने जायनमाज नीचे फर्श पर गिरा दी। अब वो इस पर मिट्टी का तेल छिड़क रहा था। तेल छिड़कने के बाद वो वापस कमरे में गया और एक तरह से लाइटर निकाला। बालकनी में आकर इसने जायनमाज को आग लगा दी। शयान ने अल्लाह से जिद बांध ली थी, मगर वो इस बात से अनजान था कि अल्लाह का कोड़ा बहुत सख्त है। चाहे नमाज की रात होने पर वो वापस कमरे में आया। अब इसकी नजर कुरान पर पड़ी थी। बख्तू बख्तू, शयान ने अपने मुलाजिम को आवाज दी। जी साहब। कुछ देर के बाद वो हाजिर हुआ था। इस किताब को यहाँ से ले जाओ। शयान ने कुरान की तरफ इशारा करते हुए कहा। साहब, आपके माथे से खून। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इसकी दहाड़ पर बख्तू का दिल तकरीबन बाहर आने को था। जी जी जी। बख्तू आगे बढ़ा। अभी उसने नहीं देखा कि शयान किस किताब की बात कर रहा है। कुरान को देखकर इसके कदम वही रुके थे। साहब, ये तो कुरान पाक है। ये जो भी, इसे यहाँ से ले जाओ। अब इस किताब की इस कमरे में और मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। बख्तू ने आगे बढ़कर कुरान को सीने से लगाया और वहां से चला गया। इसके जाने के बाद शयान बिस्तर पर ढह गया और इसने साइड ड्रार से सिगरेट की डिब्बी उठाई और वो एक के बाद एक सिगरेट सुलगा रहा था। वो सिगरेट बहुत कम पीता था, मगर आज देखते ही देखते इसने सारी डिब्बी खत्म कर दी थी। एक रात ने दो लोगों की जिंदगी तब्दील कर दी। एक ने खुदा को पा लिया था और एक ने खुदा को खो दिया था। 3 साल बाद। दिल, दरवाजा खोलो। जुजार और कतार रो रही थी। अनाबिया की आवाज में होश की दुनिया में वापस आई और इसने फौरन से उठकर दरवाजा खोल दिया। दिल, अनाबिया को इसे ऐसे रोते देखकर बहुत दुख हुआ था। दिल ने आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। अपिया, मैंने कुछ नहीं किया। वो अपनी बड़ी बहन के गले लगे, इसे कहीं दिलाने लगी। हाँ मेरी जान, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। खुद से अलग करते हुए अनाबिया ने इसे बिस्तर पे बिठाया और पास पड़े हुए जग से
गिलास पानी में निकाल कर इसके लबों से लगा, लो पी लो, शाबाश। अनादिल ने घूट घूट पानी अपने हलक में उतारा। भूल जाओ सब कुछ दिल, वो महज एक हादसा था। अनाबिया ने प्यास इसके बालों में उंगलियां फेरी। अब यहाँ कैसे भूल जाऊं मैं, जब भी भूलने की कोशिश करती हूँ चची जान एक बार फिर वो रो देती। कसूर उनका भी नहीं है, वो मोइज और जीशान की वजह से परेशान है। इन्हें लगता है कि वो तुम्हारे पर्दे की वजह से इस घर में नहीं आते। अब यह आप जानती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी को नहीं कहा कि वो इस घर में ना आए। मैं जानती हूँ मगर चची जान को ये बात समझाना मुश्किल है, इसलिए बेहतर यही कि तुम ही अपनी जिद छोड़ दो। कैसी जिद? अनादिल ने नजर उठाकर अनाबिया की तरफ देखा। यही सब कुछ जो तुम कर रही हो, सब कुछ, सब भूल कर पहले की तरह हो जाओ। कितना खुश रहते थे ना हम सब एक साथ, मगर तुमने अब खुद को कमरे तक ही महदूद कर दिया है। अनाबिया ने बहुत प्यासे से समझाया। छोड़ दो ये सब कुछ, अनाबिया ने इल्तिजाई लहजे में कहा। वो भी इस रोज रोज की बदमज़गी से थक चुकी थी। क्या छोड़ दूं अब यहाँ, क्या छोड़ दूं? पर्दा करना छोड़ दूं, अल्लाह की आयत का इनकार कर दूं, या फिर उसके अहकामात न मानूं? आप ही बताएं, क्या छोड़ दूं? एकदम से उठ खड़ी हुई। मैंने ये कब कहा कि तुम करो पर्दा, मगर घर पे ये सब करना जरूरी है क्या? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जैसे पहले हम सब साथ मिलकर हंसी खुशी रहते थे, बस अब भी वैसे ही रहे। तुम्हें याद है मोइज के साथ तुम्हारी नोक झोंक, जीशान के साथ तुम्हारी दोस्ती, वो सब तो जैसे कहीं खो ही गया है। अनाबिया भी उठ खड़ी हुई। इस सब से मेरे पर्दे का क्या ताल्लुक? अनादिल ने बेबसी से कहा। छोड़ दो दिल, प्लीज छोड़ दो, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। चची जान तुम्हें ऐसे ही सच सुनाती रहेगी। अनाबिया ने एक बार फिर इल्तिजा की। मैं सुन लूंगी अपिया, सब बर्दाश्त कर लूंगी, मगर आप भी मेरी एक बात सुन ले, मेरा पर्दा मेरी कब्र तक जाएगा, मैं इसे हरगिज नहीं उतारूंगी। अनादिल का फैसला अटल था। इतनी मुश्किल से मैंने सीधे रास्ते पे चलना शुरू किया है, अब मैं वापस नहीं पलट सकती। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम अकेले ही सीधे रास्ते पे चल रही हो, हम सब तो गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं ना? अनाबिया को एकदम गुस्सा आया था। अब यहाँ मेरा वो मतलब, बस ठीक है ना? बस ठीक है दिल, रहने दो। अनाबिया ने बीच में ही इसकी बात काट दी थी और तेजी से कमरे से बाहर चली गई। अनादिल बस अफसोस से जाता हुआ देखती रही। वो चाहकर भी अपनी बहन को समझा नहीं सकी थी। अनादिल रात को किताबों में अपना सर दिए बैठी थी, तभी इसका फोन बजा। इसने बगैर देखे ही फोन उठा लिया। ये इसकी आदत थी, वो बगैर देखे ही फोन उठा लिया करती थी। हेलो, कौन? अनादिल ने फोन उठाते ही पूछा, जबकि ध्यान अभी भी किताब पर ही था। मैं, एक लफ्जी में जवाब आया। कौन? मैं? बहुत ज़हीन होने के बावजूद भी वो आवाजों को पहचानने की महारत नहीं रखती थी। आपका आशिक? अनादिल फोन कान से हटाकर नंबर देखा। मुइज का नंबर देखकर इसका मूड खराब हो चुका था। आखिर इस किस्म की फजूल गुफ्तगू इस शख्स के अलावा और कौन कर सकता था? सॉरी, मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानती, खुदा हाफिज। अनादिल ने खटाक से फोन बंद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ मुइज बस हेलो हेलो ही करता रह गया। अब वो मुसलसल अनादिल को कॉल कर रहा था, मगर वो फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बल आखिर 5वीं बेल पर अनादिल ने फोन उठा लिया। क्या मुसीबत है? अगर कोई फोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो मसरूफ है। अनादिल को अच्छी खासी तब चढ़ी थी। वो एक इंग्लिश नॉवेल पढ़ रही थी और मुइज की कॉल से वो अच्छा खासा बदमजा हुई थी। तुम्हारी सारी मसरूफियत का अच्छे से पता है मुझे, किसी फजूल सी किताब में सर दिए बैठी होगी। मुइज भी इस गिरक से वाकिफ था। फोन क्यों किया है? अनादिल सख्त बेजार हुए, ये बताने के लिए कि मैं कल आ रहा हूँ। क्या? वो चीखी थी। इस फजूल बात के लिए तुमने मुझे फोन किया? तुम्हें पता भी है मैं कितनी अहम कहानी पढ़ रही थी। सारे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी अगर वो सामने होता तो अनादिल इसका सर ही तोड़ देती। अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे तुमसे एक अहम बात बतानी थी। अगर इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं? मोइज ने शौक लहजे में कहा। बोलो। अनादिल ने इसे इजाजत देकर गोया इस पर एहसान किया था। कल मैं पापा से हमारे रिश्ते की बात करूंगा, और अगर वो तुमसे पूछे तो तुम हाँ कहोगी। किस खुशी में? अनादिल को इसका तहकुमाना अंदाज बिल्कुल पसंद ना आया, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। इस सब से क्या फर्क पड़ता है? चची जान कभी नहीं मानेगी। अनादिल ने अफसरदगी से कहा। वो मेरा मसला है, मैं इन्हें मना लूंगा, बस तुम हाँ ही कहना। मुइज एक उम्मीद से कहा। अगर चची जान मान भी जाए तब भी तुम मेरे शर्त जानते हो। अनादिल ने मुइज को अपनी शर्त याद दिलाई। मुझे सब याद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ दिल, वादा करता हूँ तुम्हारे लिए खुद को बदल लूंगा। तुम्हें पता है अब तो मैंने नमाज भी पढ़ना शुरू कर दी है। वाकई? अनादिल को बहुत खुशी हुई थी। हाँ बिल्कुल, हम दोनों मिलकर एक अच्छी और इस्लामी जिंदगी गुजारेंगे। थोड़ी बातचीत के बाद मोइज ने फोन रख दिया, जबकि अनादिल आज बहुत खुश थी। इसने जब से इस्लाम की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे, तब से इसकी यही ख्वाहिश थी कि इसका हमसफर भी कोई ऐसा ही शख्स हो।
और मोइज़ ने आज इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। अनादिल अभी अभी तैयार होकर कमरे से बाहर निकली थी, तभी इसकी नज़र बाहर लाउंज में सर झुकाए मोइज़ पर पड़ी। नाश्ते के बाद सब लाउंज में मौजूद थे और मोइज़ अभी-अभी घर आया था और बदकिस्मती से वो अशफाक साहब के हद पे चढ़ गया था। अब वो अच्छी तरह इसकी तबीयत साफ कर रहे थे। क्या ज़रूरत थी आज भी घर आने की? हाँ, यकीनन पैसे ख़त्म हो गए होंगे। तभी साहबज़ादे घर तशरीफ़ लाए हैं। मोइज़ सर झुकाए शहद के घूंट की तरह इस बेइज्जती को अपने अंदर उतार रहा था, जबकि मसर्रत बेगम के अलावा घर के तमाम अफराद भी इसकी बेइज्जती से महसूस हो रहे थे। अच्छा बस अच्छा अब बस भी कर दे, मेरा बेटा इतने दिनों बाद घर आया है और आप इसे बातें सुना रहे हैं। मसर्रत बेगम ने आगे बढ़कर मोइज़ को खुद से लगाया था, वो भी किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ के आंचल में छुप गया था। हाँ, तो कौन सा मौरिका मार कर आया है, ये निकम्मा कहेगा। अशफाक साहब आज इसे बख्शने के मूड में नहीं थे। अरे सीखो ज़ीशान से, कुछ सीखो, कैसे सारा बिज़नेस सँभाला हुआ है इसने। अशफाक साहब ने सोफ़े पे बैठे हुए ज़ीशान की तरफ इशारा किया, जिस पर इसने आँखों ही आँखों में मुइज़ को चिढ़ाया और मुइज़ ने भी इसे घूरी से नवाज़ा था। मेरे ज़ीशान की फर्माबरदारी की तो मैं मिसाल ही नहीं मिलती। मुझे आज भी अच्छे से याद है कैसे मेरे सिर्फ एक बार कहने पर इसने शादी के लिए हामी भरी थी। अशफाक साहब के लहजे में फ़ख्र था, जबकि इनकी बात पर मुइज़, अनाया, अनादिल बुरी तरह खांसे थे और मुसर्रत बेगम भी मुस्कुराती थी। वो भी अपनी बेटी की फर्माबरदारी से अच्छी तरह वाकिफ थी। तुम लोगों को क्या हो? इन तीनों को इस तरह खांसता देख अशफाक साहब परेशान हो गए थे। गले में कुछ अटक गया है। अनाया ने फौरन से आगे बढ़कर पानी का गिलास लबों से लगाया। हाँ, मेरे भी। मुइज़ भी फौरन से बोल उठा और अनाबिया शर्माती हुई वहाँ से चली गई। अब अशफाक साहब ने बुर्क़े में मलबूस अनादिल की तरफ देखा। वो हाँ, मौसम खराब हो रहा है ना, इसलिए अनादिल ने फौरन बहाना बनाया। ऐनी चले? अनादिल के कहने पर वो फौरन से उसके पीछे चल दी। वैसे ज़ीशान भाई की फर्माबरदारी की वाकई कोई मिसाल नहीं। मुइज़ ने शरारती नज़रों से ज़ीशान की तरफ देखा और ज़ीशान को शिद्दत से अफ़सोस हुआ। आखिर क्या ज़रूरत थी मुइज़ के सामने अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाने की, और उसे मुइज़ पर भी शदीद गुस्सा था, क्योंकि इसने ये राज़ खुद तक नहीं रखा था बल्कि अनाया और अनादिल को भी इसमें शामिल कर दिया था। अब ऐसी भी कौन सी आदत आ रही थी तुम्हें जो अपिया से मेरे बारे में पूछा तुमने? तुम्हारी वजह से थप्पड़ पड़ा है मुझे। अनादिल को मरियम पर सख्त गुस्सा था। हाँ तो तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। जब अनाबिया आपी की कॉल आई तो मैंने उनसे पूछ लिया कि तुम्हारे बारे में। गलती तुम्हारी भी, अगर अपने कारनामे के बारे में पहले बता देती तो ये सब ना होता। मरियम ने भी सारा इल्ज़ाम अनादिल पे डाल दिया। पहले बता देती तो तुम मुझे ये सब करने देती? हरगिज़ नहीं। मरियम ने नफ़ी में सर हिलाया। बस इसीलिए नहीं बताया। वैसे तुमने इसे सच में नींद की गोलियाँ दे दी? अगर इसने खुदकुशी कर ली फिर? मरियम ने हैरानगी से पूछा। पागल थोड़ी हूँ। वो तो मैंने चचा जान की हाज़मे की गोलियाँ दी थी इसे। खा भी लेगी तो कुछ नहीं होगा। अनादिल ने लापरवाही से कहा और मरियम तो बस इसे देखती ही रह गई। तुम वाक़ई लाइलाज हो। मरियम ने अफ़सोस से सर हिलाया। हाँ, वो तो मैं सामने से आती हुई शख्सियत को देखकर अनादिल की ज़बान को ब्रेक लगी। शान से संजीदा तासुरात लिए इस तक ही आ रही थी। मारे गए। अनादिल वाक़ई घबरा गई। मरियम ने भी इसकी नज़रों की पैरवी की। मरियम भागो। मुझे लगता है ये मुझसे 1 लाख रुपए माँगेगी। क्या तुमने इससे 1 लाख रुपए लिए थे? मरियम ने दाँत कुचलाते हुए अनादिल की तरफ देखा। किसी की भी कसम ले लो, 1 रुपया भी खुद पे खर्च नहीं किया। चलो यहाँ से। अनादिल मरियम का बाजू पकड़े अभी पलटी ही थी कि दूसरी तरफ से बिलाल को आते देखकर इसकी सांस अटकी थी। बिलाल के माथे पे पट्टी बंधी हुई थी, एक तरफ हुआ और एक तरफ खाई। यहाँ हाय अल्लाह! अब कहाँ जाऊँ मैं? अनादिल ने दुहाई दी। और करो इस किस्म की हरकतें। मरियम को अच्छी खासी तब चढ़ी थी। मरियम, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास 1,15,000 है? अनादिल ने उम्मीद से मरियम की तरफ देखा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मरियम ने फौरन से हाथ खड़े किए थे। क्या फ़ायदा तुम जैसी अमीर दोस्त का, जब तुम मुझे इतनी सी रकम भी नहीं दे सकती। अनादिल को मरियम इस वक्त सख्त ज़हर लगी थी। बिलाल अब इस तक पहुंच चुका था। इससे पहले वो कुछ कहता शाहज़े ने पीछे से अनादिल को आवाज़ दी। अनादिल, जिस पर ना चाहते हुए भी इसे पलटना पड़ा था। शांति का चेहरा बिल्कुल सपाट था। बाजी, अब की बार बिलाल ने से आवाज़ दी थी और अनादिल के पास अब बचने का कोई रास्ता ना था। बहुत हिम्मत जमा करके अब वो बिलाल की जानिब मुड़ी थी। देखो, मैं तुम दोनों को सब बताती हूँ, ठीक है? बिलाल, मैंने जो तुमसे पैसे लिए थे ना, वो मैं भी मैं भी वापस बहुत-बहुत शुक्रिया बाजी आपका।
आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। बिलाल ने तशक्कुर भरी निगाह अनादिल की तरफ डाली। क्या? अनादिल तो हौनक बनी से देखती ही रह गई। आपने जो वजीफा मुझे बताया था ना वो काम कर गया। बिलाल ने खुशी से अनादिल को बताया था। कौन सा वजीफा? शांजे ने सवालिया नजरों से अनादिल की तरफ देखा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, अनादिल ने मुस्कुरा कर कहा। और मरियम वो साइड पर खामोशी से हाथ पे हाथ बांधे खड़ी थी। आज इसने फैसला कर ही लिया था कि अब वो अनादिल किसी मामले में नहीं बोलेगी। अब बोलो, क्या कह रहे थे? अनादिल बिलाल को साइड पर ले गई। मैं कह रहा था जी कि मैं ना पिंड गया था। पहले कुछ दिन तो मैं आपके वजीफे के बारे में सोचता ही रहा। फिर मेरे भाई ने ना एक बार फिर खुदकुशी करने की कोशिश की और मैंने बहुत हिम्मत जमा करके आपके बताए वजीफे पे अमल किया। क्या? अनादिल को अपनी समातों पे ये बिल्कुल यकीन ना आया। इसे हरगिज तवक्को ना थी कि बिलाल इस किस्म की बेवकूफ़ी करेगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या जी? इसने पूरे 1 हफ्ते तक उस लड़की का नाम ही नहीं लिया जी। और मैंने तो घर पे सबको साफ कह दिया कि अब अगर वो दोबारा खुदकुशी का नाम भी ले तो सब मिलकर यही वजीफा दोबारा करें। बिलाल बहुत राजदारी से अनादिल को सब बता रहा था और अनादिल तो इसके कानामे पर अश अश कर उठी। ये तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? अनादिल ने इसके माथे पर की हुई पट्टी की तरफ इशारा किया। ये जी, ये तो उसने मुझे मारा था जी, मगर खैर कोई नहीं, इतना तो चलता है ना। बिलाल ने अनादिल को अपनी बत्ती सी दिखाई। वैसे मैं ना जी पिंड जा रहा हूँ, वहाँ हमारी बहुत सारी जमीन है, वही संभाल लूंगा। वैसे भी अब मुझसे पढ़ाई नहीं होती। बिलाल ने इसे अपने प्लान से आगाह किया था और साथ ही साथ अपनी जेब से नोटों से भरा हुआ लिफाफा निकाल के इसे दिया। ये क्या है? अनादिल ने नासमझी से पूछा। ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा। आप मुझे अपना भाई ही समझना और कभी भी मेरी जरूरत हो तो बिलाल झिझक मुझे कह देना। बिलाल के लहजे में बहुत एहतराम था। वो तो सब ठीक है बिलाल, मगर मैं ये नहीं ले सकती। अनादिल ने फौरन से इनकार किया था। ऐसा ना करे जी, मैं आपको अपनी बहन समझ के दे रहा हूँ, प्लीज रख ले। और मुझे याद आया, अम्मा ने भी आपके लिए कुछ तोहफे भेजे, वो भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। और आपको मजे की बात बताऊं, जब से मैंने अपने भाई को कहा है ना कि उसने दोबारा खुदकुशी का नाम भी लिया तो मैं दोबारा उसका हाथ कढ़ाई में डाल दूंगा, इसने तो जी तौबा कर ली है। अनादिल का सर चकराने लगा था। इसने तो महज एक शरारत की थी और इस पागल ने सच में अमल कर दिया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बिलाल के जाने के बाद वो पलटी, सामने शान से बहुत खतरनाक तासुरात लिए इसे घूर रही थी। आज तो मैं गई। अनादिल को वैसे बच गई थी, मगर अब खाई उसका बेसब्री से भी इंतजार कर रही थी। वो मरे मरे कदम उठाती शानजे तक आई। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब। अनादिल की बात मुकम्मल होने से पहले ही शानजे आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। तुम ठीक थी अनादिल, खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं। शांजी ने अनादिल से अलग होते हुए इसकी आंखों में आंसू देखकर अनादिल एक लम्हे के लिए सुन्न हो गई। मैं खुदकुशी नहीं करूंगी, अब इसे जी कर दिखाऊंगी। शांजी ने एक अज़्म से कहा और साथ ही साथ अपने बैग से दवाई की शीशी निकाल कर अनादिल को थमाई। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, मैं अपनी जिंदगी एक शख्स के लिए खत्म नहीं करूंगी। अनादिल तो हक्का बक्का इसे देखती रह गई। ये सब इसके तवक्कात से बिल्कुल बरअक्स था। थैंक यू वंस अगेन। शांजी ने आगे बढ़कर फिर इसे गले लगाया। अब वो टिश्यू से अपने आंसू साफ करती आगे बढ़ गई। इसके जाने के बाद मरियम अपने दोनों हाथों से तालियां बजाकर अनादिल को दाद पेश की थी। वाह क्या बात है अनादिल साहिबा, आप तो छा गई, है ना? मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, कितनी अक्लमंद हूं ना मैं। अनादिल ने अपना कंधा थपथपाया था और वो वाकई बहुत खुश थे। एक तो इसे पैसे भी वापस नहीं करने पड़े तो और बिलाल भी इसे अच्छे खासे पैसे देकर गया था। अरमान शयान से मिलने इसके घर गया था, मगर इसके आने में अभी कुछ वक्त था, लिहाजा वो गाड़ी में पड़ी हुई किताब लेकर लाउंज में बैठा अपनी कल के लेक्चर की तैयारी करने लगा। अभी वो लेक्चर तैयार कर ही रहा था कि इसका फोन बजा। अपने बड़े भाई की कॉल देखकर इसने फौरन से फोन उठाया और वो किताब वहीं छोड़े बाहर लॉन की जानिब बढ़ गया। तकरीबन 15 मिनट की बातचीत के बाद इसने फौरन वापस जेब में रख दिया। अभी वो पलटा ही था कि इसकी नजर सामने पोर्च में खड़ी शायन की गाड़ी पर पड़ी। शायन कब आया था इसे खबर ही ना हुई। 2 कदम आगे बढ़ाते ही अचानक ही इसके दिमाग में धमाका हुआ। वो किसी मिसाइल की तरह उड़ता हुआ लाउंज में दाखिल हुआ। शयान नहीं, अरमान ने मिन्नत की थी, मगर शयान ने इसकी मिन्नत की परवाह किए बगैर ही किताब का आखिरी सफ़ा भी नेस्तनाबूद कर दिया। अरमान ने निहायत अफसोस से अपनी किताब के बिखरे हुए सफ़ों को देखा, जो कि लाउंज में जगह-जगह फैले हुए थे। अपनी किताब की ये हालत देखकर अरमान का दिमाग घुमा। वो तेज-तेज कदम उठाता शयान तक आया। क्यों किया तुमने ये? अरमान का बस नहीं चल रहा था कि वो शयान को एक आध थप्पड़ जड़ देता। ये तुम्हारे जुर्म की सजा है। एक तो तुम किताब पढ़ रहे हो और दूसरा मेरे घर में पढ़ रहे हो। शयान के तहम्मुल से भरे अंदाज ने
अरमान को सुलगा कर रख दिया। शान को बचपन से ही किताबों से नफरत थी और वो न जाने अरमान की कितनी किताबों को फना कर चुका था। इसी वजह से अरमान हमेशा अपनी किताबों को इसकी नजर से बचा के रखता था। मगर आज इसने गलती से अपनी मासूम किताब को इस जालिम के घर में अकेला छोड़ दिया था और इस गलती की सजा बेचारी बेचारी और मासूम किताब को भी भुगतनी पड़ी। ये तुमने ठीक नहीं किया शायान। अरमान ने उंगली उठाकर उसे तंबी की। आखिर मेरी मासूम किताब का क्या कसूर था? कसूर किताब का नहीं तुम्हारा था। और वैसे भी मेरे नजदीक किताब पढ़ना एक नाकाबिले मुआफी जुर्म है जिसकी सजा कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए। शायद ने इसे अपनी राय से आगाह किया जिस पर अरमान का दिल जलकर कोयला हो चुका था। अना भी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी अनादिल इसके कमरे में दाखिल हुई। मैं अंदर आ जाऊं? अनादिल ने दरवाजा नॉक करते हुए पूछा। हाँ आ जाओ। अनाबिया ने खुश दिली से इसे इजाजत दी थी। वो मैं अपिया आई एम सॉरी, मुझे झूठ बोलकर एनजीओ नहीं जाना चाहिए था। अनादिल ने सर झुकाए शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं। अनाबिया ने आगे बढ़कर प्यार से इसका गाल थपथपाया। आइंदा ऐसा मत करना। अनाबिया के दिल बहुत नरम था। अनाबिया दिल की बहुत नरम थी। वो ज्यादा देर तक किसी से नाराज नहीं रह सकती थी। मैं आज यही सोचा। हाँ क्यों नहीं। अनादिल के हाथ में मौजूद किताब से इससे पहले ही इसके इरादों का इल्म हो चुका था। दिया दिया मुसरत बेगम अपने सर थामे अनाबिया के कमरे में दाखिल हुई थी। क्या वो चची जान, अब ठीक तो है? अनाबिया इनकी ये हालत देखकर परेशान हो गई और अनादिल को भी फिक्र हुई। कुछ भी ठीक नहीं है, बस तुम कल मुझे डॉक्टर के पास ले जाना। मुझे लगता है कि मेरी नजर कमजोर हो गई है और बुढ़ापा भी सर चढ़ बोल रहा है। ऐसा भी क्या हो गया चची जान? अनाबिया को अब वाकई फिक्र सताने लगी। दिया अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल तुम्हारे चचा की दवाई ढूंढ रही थी मगर कहीं मिल ही नहीं रही थी और अभी कमरे में गई तो सामने मेज पर पड़ी थी। मुझे लगता है मेरी नजर काफी कमजोर हो गई है। ठीक है चाची जान, आप फिक्र मत करें, हम कल चलेंगे। अनाबिया ने इन्हें दिलासा दिया जबकि अनादिल के चेहरे के आगे किताब रखे अपनी हंसी कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मैं आपको कमरे में छोड़ आती हूँ। अनाबिया मुसर्रत बेगम को इनके कमरे में छोड़ने चली गई। इन दोनों के जाने के बाद अनादिल खुलकर हंसी। साथ लाउंज में मौजूद सोफे पर मुंह फुलाए बैठा था। सामने शयान फोन पे मसरूफ था जबकि अरमान किचन में कॉफी बना रहा था। क्या है? साथ के मुसलसल घूरने पर शयान झुंझला उठा। जो तुमने आज मेरे साथ किया है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज साथ को पहली सैलरी मिली थी और अरमान और शयान ने इसकी आधी सैलरी डिनर में उड़ा दी और बाकी शयान ने इसके एनेक्सी के किराए के तौर पर रख ली थी और साथ का बस नहीं चल रहा था कि वो इन दोनों को जान से ही मार दे। माफी मांगी किसने है? शयान की बात पर वो मजीद तब गया था। जो जुल्म तू मेरे साथ कर रहा है ना, इसका अलग से हिसाब होगा। साथ ने खुलस कर कहा। और अच्छा, और ये सब देखा कौन? शयान का लहजा तमस्कुराना था। मेरी भाभी। साद ने हमेशा की तरह वही जुमला दोहराया जिस पर शयान ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिए। अच्छा। शयान ने अचंभे से इसकी तरफ देखा। और तो और देखना तुझे कैसी बीवी मिलेगी। कैसी? शयान ने दिलचस्पी से पूछा। मेरी बद्दुआ है तुझे ऐसी बीवी मिले जो तुझसे रोज कपड़े धुलवाए, बर्तन धुलवाए और जाले जाले साफ करवाए। साथ मोहल्ले की आंटियों की तरह इसे मुंह भर भर के बद्दुआएं दी थी। और मेरी बद्दुआ है कि तेरी बीवी तुझे रोज मारे। साथ ने एक बार फिर अपनी दिल की भड़ास निकाली थी। ओए अरमान, सारी बद्दुआएं मैंने ही देनी है, तू भी तो कुछ बोल। साथ की नजर ट्रे में कॉफी लाते अरमान पर पड़ी। मैं अच्छा रुक, सोचने दे। अरमान को सुबह वाला वाकया याद आया। किस तरह शायन ने इसकी किताब को सफाई हस्ती से मिटाया था। हाँ, मेरी बद्दुआ है तेरी बीवी किताबों की दीवानी हो और तेरा सारा घर कमरा किताबों से भर दे। आमीन। दोनों ने एक जबान कहा। ये बीवी होगी या हिटलर? शायन ने इनकी बद्दुआओं से काफी महसूस हुआ था। जैसी तेरी हरकतें हैं ना, तुझे तो हिटलर ही मिलनी चाहिए। साथ का बस चलता तो वो शायन को सूली पर ही लटका देता। आखिर इसने पिछले एक महीने से इस मासूम पर इतने जुल्म जो किए थे। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ, तैयारी तो कर ली ना तुमने? साद ने मुंह भी जोरे जवाब दिया। कहाँ की तैयारी? अरमान ने शक की नजरों से इन दोनों की तरफ देखा। कश्मीर की। शाह ने कॉफी का सिप लेते हुए जवाब दिया। किया? तुम दोनों मुझे छोड़कर घूमने जा रहे हो? अरमान को अच्छा खासा सदमा पहुंचा। घूमने नहीं जा रहे, एक काम के सिलसिले में जा रहे हैं। शाह ने इसकी गलतफहमी दूर की। अच्छा फिर ठीक है। अरमान को तसल्ली हुई। कब जा रहे हो? अभी कुछ कंफर्म नहीं है, शायद ने लापरवाही से जवाब दिया। अनादिल सुबह यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी तभी इसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। अशफाक साहब को देखकर इसने फौरन से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। क्या मैं अंदर आ जाऊं?
इनके लहजे में हमेशा शफकत झलकती थी। अनादिल को वो हमेशा अपने बाप जैसे लगते थे। चचा जान, आप प्लीज आए ना, आपको कोई काम था तो मुझे बुला लेते, बिला वजह जहमत की आपने। अशफाक साहब ने आगे बढ़कर अनादिल के सर पर हाथ रखा था। क्यों, मैं अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकता? इनके लहजे में सिर्फ मिठास थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अनादिल थोड़ा खजल का शिकार हुई। आज मैं अपनी बेटी से बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। खुद अशफाक साहब खुद भी बिस्तर पर बैठ गए और उन्होंने अनादिल को भी हाथ के इशारे से बैठने का कहा। कैसी बात चचा जान? मुइज के हवाले से। वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि वो क्या बात करने वाले हैं। कल मैं बाबा से हमारे रिश्ते की बात करूंगा और अगर वो तुमसे पूछे तो तुम हाँ कहोगी। वो मेरा मसला है, मैं इन्हें मना लूंगा, बस तुम हाँ ही कहना। बेटा, आप सुन रही है ना? अशफाक साहब की आवाज पर वो होश की दुनिया में वापस आई थी। जी 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 चचा जान, मुइज आपसे शादी करना चाहता है। अशफाक साहब की बात पर इसने नजर झुका ली। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आप ये मत समझिएगा कि मैं मुइज के बाप होने की हैसियत से यहाँ आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ अपनी बेटी से उसकी रजामंदी पूछने आया हूँ। अशफाक साहब की बात पर अनादिल ने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा। हैरत की बात है, मुझे तो लगा था शायद आप अपिया की तरह मुझे भी अपना फैसला सुनाएंगे। न चाहते हुए भी वो ये शिकवा अपनी जबान पर ले आई थी, क्योंकि इसके नजदीक अनाबिया के साथ ज्यादती हुई थी। अगर जीशान वाकई किसी और को पसंद करता तो फिर इसकी बहन का क्या होता? अनादिल की बात पर उन्होंने एक गहरा सांस खारिज किया। बेटा, आपका शिकवा बजा है, मगर उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे और जीशान और मुइज में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अनाबिया और अनादिल में इनके शरारत से कहे गए आखिरी जुमले पर वो मुस्कुरा दी थी। अगर आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए तो मुझे वक्त नहीं चाहिए चचा जान, मैं फैसला कर चुकी हूँ। अनादिल की आंख से एक आंसू गिरा था। वो अच्छे से जानती थी कि इसका ये फैसला घर में एक और आम पर पकड़ देगा। मैं मुइज से शादी नहीं करना चाहती। ये सिर्फ अनादिल ही जानती थी कि इसने ये अल्फाज कैसे अदा किए। अगर ये मुसर्रत की वजह से है तो नहीं, ये इनकी वजह से नहीं है। ये मेरा अपना फैसला है। अनादिल ने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू पाया था। अशफाक साहब के सामने रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो इनके सामने रोती तो यकीनन इसकी वजह पूछते और वो वजह नहीं बता सकती थी। अच्छा, अगर इसकी वजह मोइस का लावालिपन है तो बेफिक्र हो। जब तक वो बिजनेस संभालने के काबिल नहीं हो जाता, मैं ये शादी नहीं करवाऊंगा। अशफाक साहब को अपने बेटे के लिए इनकार सुनकर दुख हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं है चचा जान, अगर आप कहेंगे तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन अगर बात मेरी रजामंदी की है तो मैं मोहित से शादी नहीं कर सकती। ठीक है बेटे, मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूँ। अशफाक साहब ने उठकर खड़े हुए थे और उन्होंने एक बार फिर अनादिल के सर पे हाथ रखा और बाहर की जानिब बढ़ गए। इनके जाने के बाद वो फूट फूट कर रो दी थी। हाँ, तो फिर कब हो रही है तुम्हारी शादी? मरियम ने शरारत से आंखें मटका कर पूछा। वैसे यार कितना मजा आएगा ना तुम्हारी और मोइस की शादी पर। मैंने तो थीम भी सोच ली है। ओह दिल, कब से मैं पागलों की तरह बोली जा रही, तुम भी तो कुछ बोलो। वो लोग कैफेटेरिया में बैठे थे। मरियम अनादिल के रिश्ते को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, मगर अनादिल की देर पर खामोशी अब उसे परेशानी में मुब्तला कर गई थी। कोई शादी नहीं हो रही। खुद पर काबू पाने की भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी इसकी जुबान लड़खड़ाई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इनकार कर चुकी हूँ। अनादिल की आंखों से लड़ियों की सूरत में आंसू बहना शुरू हो गए। इनकार फौरन इनकार के फौरन बाद ही वो यूनिवर्सिटी आ गई थी और अनाया भी आज यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। लिहाजा फिलहाल इसे किसी किस्म की सवालात का जवाब नहीं देना पड़ा था, मगर घर जाकर इसे जरूर सब सवालात के जवाब देने थे। मगर इसके पास तो किसी सवाल का कोई जवाब था ही नहीं। क्या? क्यों? तुम मजाक कर रही हो ना? मरियम चाहकर भी इस बात पे यकीन न कर पाई, क्योंकि वो अच्छे से मोइज और अनादिल के ताल्लुक के बारे में वाकिफ थी। नहीं, ये सच है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो गई हो। मोइज तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और तुम। मरियम इस पर फट पड़ी थी। मोहब्बत? मुझे भी यही लगता था, मगर मैं गलत थी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अनादिल अब मजीद अपने आंसुओं का गला न घोट सके। वो मरियम के सामने फूट फूट कर रो दी। इसे मुझसे मोहब्बत नहीं है मरियम, नहीं है। दिल, ये तुम क्या कह रही? तुम्हारा मुझसे कोई झगड़ा हुआ है क्या? मरियम ने उठकर नादिल को गले से लगाया। उसने मुझे धोखा दिया है मरियम, उसने मुझसे झूठ बोला है। अब वो हिचकियां लेकर रो रही थी। दिल, संभालो खुद को, सब देख रहे हैं। इसकी इस तरह रोने पर इर्द गिर्द कि कुछ लोग भी इस तरफ मुतवज्जह हो गए थे। चलो यहाँ से हम कहीं और जाकर बात करते हैं। मरियम इस यूनिवर्सिटी की इस एरिया में ले गई।
जहाँ स्टूडेंट्स तकरीबन ना होने के बराबर थे। अब वो दोनों ग्राउंड में मौजूद घास पर बैठी थी। अब बताओ क्या बात है? मरियम ने कुछ लम्हे इसके बोलने का इंतजार किया, मगर वो नजरें झुकाए हनूस खामोश थी। दिल, मुझे भी नहीं बताओगी? मरियम ने अनादिल के हाथ पर दबाव देकर निहायती नरमी से कहा, और बस अनादिल ने अपना जब्त खो दिया। मरियम, अनादिल और शाइस्ता हमेशा एक दूसरे से सब शेयर करते थे, और शाइस्ता की शादी के बाद मरियम और अनादिल एक दूसरे के मजीद करीब हो चुके थे। मरियम, मुइज ने मुझे कहा था कि वो चचा जान से हमारे रिश्ते की बात करेगा। अगर वो मुझसे पूछे तो मैं हाँ कहूँ। मैं हाँ ही कहती मरियम, मगर कल रात वो एक बार फिर रो दी। कल रात क्या देर? प्लीज बताओ मुझे। कल रात मैं अपिया के कमरे में सोने के लिए गई थी। मुझे मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ देर ऊपर टेरेस पर टहल लेती हूँ। अनादिल एक बार फिर खामोश हो गई। फिर क्या? मरियम के इसरार पर अनादिल ने इसे कल रात की सारी रुदात सुना दी। उफ, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। एक काम करती हूँ, कुछ देर टेरेस पर टहल लेती हूँ। अनादिल उठकर टेरेस पर चली गई। उसकी आवाज पर इसके कदम वहीं रुक गए। वो अपनी किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। हाँ यार, दिमाग तो खराब हो गया है। खुद भी मुल्लानी बनी हुई है और चाहती कि मैं भी मौलवी बन जाऊं। इसका अंदाज तमस्कुराना था। हाँ हाँ, नहीं यार, बस एक बार शादी हो जाए। इसका ये पर्दा तो मैंने वैसे भी उतरवा देना है। अनादिल की आंखों से खुद ब खुद आंसू बहना शुरू हो गए थे। उस जवाद वाले हादसे ने तो उसका दिमाग बिल्कुल मफलूज कर दिया है। अनादिल के कदम लड़खड़ाए थे। क्या मोइस के लिए इसकी जात इतनी गैर मानी थी कि वो अपने दोस्तों से इसके बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करे? मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। वो दोनों तो एक पाक बंधन में बंधने वाले थे। आखिर वो कैसे अपने दोस्तों के सामने इससे बेलिबास कर सकता था? अगर इसे छुपा कर ही रखना होता तो इससे शादी करने का क्या फायदा? बस एक बार शादी हो जाए तो मैं सबसे पहले इसका ये बुर्का उतरवाऊंगा। आखिर दुनिया को भी तो पता चले कि कितनी खूबसूरत बीवी है मेरे पास। अब अनादिल अपनी तौहीन बर्दाश्त न कर सकी। वो भागकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही वो हिचकियों समेत रोने लगी। इतना दुख तो उसे जवाब ने भी नहीं दिया था जितना आज मोइस ने दिया था। वो इससे मोहब्बत नहीं करती थी, मगर वो अच्छे दोस्त तो थे। मगर आज ये दोस्ती भी खत्म हो गई थी। मरियम, उसने मेरी जात को अपने दोस्तों के सामने बिल्कुल बेमोल कर दिया। अनादिल को इस तरह रोते देखकर मरियम को वाकई दुख हुआ था। दिल, चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। मरियम, लोग मुझे एक शो पीस समझते हैं, खूबसूरत शो पीस जिसकी नुमाइश पूरी दुनिया के सामने करना चाहते हैं कि देखो हमारे पास तो वो है जो किसी और के पास नहीं। अनादिल के गले में आंसुओं का फंदा अटका था। कोई भी मेरी पर्दे समेत मुझे कबूल नहीं करना चाहता। शायद इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स है ही नहीं जो मुझे अपने हिसार में कैद कर ले। शायद मेरे लिए कोई ऐसा शख्स बना ही नहीं जो मुझे दुनिया की गलीज नजरों से महफूज रख सके। शायद मेरे लिए ऐसा कोई शख्स है ही नहीं। मोइज ने इसे बहुत गहरा जख्म दिया था। इसे संभलने के लिए काफी वक्त दरकार था। अनादिल अभी अभी यूनिवर्सिटी से घर लौटी थी कि घर के अंदर कदम रखते ही मोइज ने अचानक से सामने आकर इसका रास्ता रोक लिया। ये क्या बदतमीजी है? अनादिल को इसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद आई। और जो तुमने मेरे साथ किया उसका क्या? क्यों दिल, क्यों? आखिर तुमने क्यों इनकार किया? मैं तुम्हें जवाबता नहीं हूँ। अनादिल ने इससे नजरें चुराई थी। तुम हो जवाबता। मैंने ताउम्र तुमसे मोहब्बत की है। अब इनकार की वजह जानने का तो हक रखता हूँ ना मैं। मोइस की आंख से एक आंसू गिरा था। मोहब्बत? तुमने कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं की मोइस। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो कभी भी मुझे अपने दोस्तों के सामने रुस्वा न करते। मोइस चौंक कर अनादिल की तरफ देखा। सब सुन चुकी हूँ मैं। किस तरह तुम कल रात अपने दोस्तों के सामने मेरी जात का, मेरे पर्दे का, मेरी इबादत का मजाक उड़ा रहे थे। दिल, तुम गलत। नहीं मोइस, कोई सफाई मत देना। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सब खत्म। अनादिल अब वाकई कोई झूठ भी सुनने की सकत नहीं रखती थी। दिल, देखो मेरी बात सुनो, वो सब झूठ था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेतहाशा मोहब्बत। मुझे ऐसे मत छोड़ो। मैं वादा करता हूँ तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही बन जाऊंगा। मुइज मिन्नत को तराया था। नहीं मुइज, तुम्हें मेरे लिए खुद को तब्दील करने की जरूरत नहीं। ये नमाज कुरान किसी शख्स के लिए नहीं पढ़े जाते, ये अल्लाह के लिए पढ़े जाते। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे नसीब में ऐसा ही शख्स लिखे जो मुझसे ज्यादा अल्लाह के करीब हो। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगी। जैसे हसीन बीवी तुम्हें चाहिए वैसे ही तुम्हें मिल जाए, ताकि तुम सारी दुनिया के सामने इसकी नुमाइश करते फिरो। दिल, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, अनादिल शहजाद तुम्हारे लिए नहीं है। अनादिल शहजाद सिर्फ उसी शख्स के लिए है जो उसे उसकी इबादत और पर्दे समेत कबूल कर सके, और वो तुम नहीं हो। मोइस को कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही अनादिल तेजी से आगे बढ़ गई।
तो ये थी व्यूअर्स एंड रीडर्स हमारी आज की चौथी किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए जी, इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। चलिए जी, इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।